अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर आ जाएं। अब्दुल हफीज़ कारदार ने जब डिपार्टमेंटल टीमों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी, पाकिस्तान में क्रिकेट फैल गई, जिसके सख्त खिलाफ कौन थे? हमारे खान साहब। उन्होंने सफाया कर इंजमाम, जावेद मियादाद, वसीम बारी, अब्दुल कादिर, आमिर सुहेल, सईद अनवर कहाँ से निकले हुए थे भाई? इसी डिपार्टमेंट की टीमें के एम्प्लॉय थे। सट्टेबाजी वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी बीच में आता है। क्रिकेट के खेल की मकबूलियत 15वीं सेंचुरी से लेकर अब तक जुए की वजह से, क्योंकि सलमान बट पकड़ गया और उसने आपको याद है। शान मसूद हमारे कैप्टन हैं। पहले एक छोटा सा कमेंट आपका शान मसूद पे एज अ कैप्टन देखा है। देखिए, शान मसूद को 2 साल पहले कप्तान बनाया था। दुनिया को कोई कैप्टन जो होता है वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है। अब हमारे कप्तान ऐसे गुजरे हैं कि बंदा टीवी एंकर इंटरव्यू कर रहा है या कोई बंदा या कोई डिप्लोमेट बात कर रहा है तो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल के जवाब ही नहीं दे सकते, भाग खड़े हुए। हमारा मीडिया तो पोर्ट्रे करता है कि इमरान खान से ज्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं, और दुनिया भी बोलती है। हमारे मीडिया ने ज्यादा कुछ देखा नहीं है। वो मीडिया 50s में फजल को नहीं देखा है। मैं फजल को खेला हुआ है। लाइक डिसलाइक दुनिया की दूसरी भी कंट्रीज में है। वहाँ पर कानून है, वहाँ पर लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग नहीं होते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और फिर सरफराज अहमद किया, वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। टीम की सियासत में उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सरफराज अहमद का। आजकल के टीवी चैनल्स पर बैठकर हमने देखा है कि हर जगह 92 का ही प्लेयर बैठा हुआ होता है। वो टीम बेस्ट थी या जिस तरीके से आपने बताया बस वो एक मैरिकल था, या उसके बाद भी वो टीम चली? मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़े 2 कैप्टन थे सिर्फ। एक अब्दुल हफीज़ कारदार था, उसके बाद जो पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन हुआ वो मुश्ताक मोहम्मद। अब विराट कोहली है, जॉय रूट है, केन विलियमसन है, पाकिस्तान से बाबर आजम है। इनमें आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो बहुत जिसने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो बाबर आजम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आज ज़रा हम बात करेंगे क्रिकेट पे। और क्रिकेट के हवाले से ही आज हमने अपने स्पेशल मेहमान को दावत दी है जो कि क्रिकेट पे काफ़ी टाइम से ना सिर्फ सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद जो है क्रिकेट पे लिख भी रहे हैं, और लिख भी ऐसा रहे हैं कि दुनिया में हर बंदा उनको जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब, जो कि 50s में जिन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, फिर उसके बाद जो है 60s में जो है एज अ जर्नलिज्म में आए और फिर वहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद से अभी तक ये चीज़ें कंटिन्यू हैं कमर साहब की। उसके साथ साथ बहुत ही कम लोग हैं, मैं तो इसके अलावा कमर साहब के अलावा किसी को नहीं जानता जिन्होंने 453 टेस्ट मैच में जो है वो जाके उनको विटनेस किए हैं, ग्राउंड में बैठ के देखे हैं और उन पर लिखा है। फिर उसके साथ साथ 741 ओडीआईज उनको भी जाके कवर किया है। 13 वर्ल्ड कप में से 9 वर्ल्ड कप जो है कमर साहब ने बैठ के देखे हैं, उनको विटनेस किया है, उन पे लिखा है और उन पे अपनी राय का इजहार किया है। सबसे पहले अब कमर साहब से खुद ही पूछते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब तक जो चल रहा है, और इसके बारे में भी थोड़े से पूछेंगे। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट, ऑब्वियस सी बात है हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं और कमर साहब भी पाकिस्तानी है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम जो है वो एज अ क्रिकेटिंग नेशन ही समझ लें दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे लोग हमें पहचाने। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो अपनी जर्नी का थोड़ा सा आगाज़ बताएंगे, किस तरीके से हुआ, क्या दिमाग में था पहले क्रिकेटर फिर? देखिए, हमारी फैमिली जो है वो ज़्यादातर मेडिसिन और सर्जरी में डॉक्टर्स हैं। मेरे वालिद भी मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, मेरे सारे भाई वगैरह। मैं एक ऐसा शख्स था अपनी फैमिली में जो इस प्रोफेशन से अलग हो गया, और हम लोग माइग्रेट होकर बिहार से आए थे 1948 में पाकिस्तान, और हैदराबाद सिंध में सेटल हुए। वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में और सिंध यूनिवर्सिटी में। और 1954 में मैंने मैट्रिक पास किया। और मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ कि मैंने बचपन में पाकिस्तान बनने से पहले कायद आज़म को भी देखा हुआ है। मैं उस जनरेशन का आदमी, ठीक है। तो मैं 54 में मैट्रिक करने के बाद, चूँकि मैं फुटबॉलर था और एज ए स्कूल बॉय पार्टीशन से पहले, तो यहाँ पर देखा मैंने कि ये क्रिकेट का खेल ज़िंदगी में पहली दफ़े मैंने देखा हैदराबाद सिंध में। तो मुझे इससे कुछ लगाव हो गया, और मैं जब भी स्कूल जाता था अपने, तो हाथ में टेनिस की बॉल लेके बिजली के एक खंभे से दूसरे खंभे पे, तो मैं बॉलर बन गया। अच्छा। और बाय चांस मैं क्रिकेटर बन गया। तो क्रिकेटर यहाँ तक बन गया और इस कदर शौक़ हो गया मुझे
कि मैंने न सिर्फ अपने कॉलेज को कैप्टन किया, गवर्नमेंट कॉलेज, बल्कि सिंध यूनिवर्सिटी को, फिर सिंध को, फिर हैदराबाद को, काइजन ट्रॉफ़ी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने पाकिस्तान में खेली, टॉप क्लास। बड़े बड़े पाकिस्तान के जितने बैट्समैन हैं, हनीफ मोहम्मद से लेकर वक़ार हसन, सईद अहमद, सबको मैंने आउट किया। मेरा और मुश्ताक मोहम्मद जो पाकिस्तान के बाद में कैप्टन बन गए, सक्सेसफुल कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, उन दोनों का डेब्यू एक ही मैच में था। उन्होंने मेरी विकेट ली, मैंने उनकी विकेट ली 1956 में। ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हो गया, चूँकि आर्ट्स फैकल्टी में अपने फैमिली के मर्ज़ी के बगैर मैं आर्ट्स फैकल्टी में दाखिल हो गया, साइंस छोड़कर, और आई बिकेम इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट। और मेरी पहली और आखिरी जॉब पाकिस्तान में 1961 से 63 तक मैं हैदराबाद सिंध में पोस्टेड था विद स्टाफ एज ए ब्यूरो चीफ ऑफ PPI न्यूज़ एजेंसी। ये मेरी सहाफ़त का आगाज़ था, लेकिन उससे पहले मैं उर्दू में जंग अखबार में लिखा करता था। अच्छा। स्पोर्ट्स पे कॉलम 1958 से। ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर उस वक्त था 50s में, कीथ मिलर, वो डॉन अखबार में कॉलम लिखा करता था। तो उसको देखकर मुझे शौक़ हुआ कि यार काश कि मैं भी इस तरह लिख सकता। तो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने की वजह से मुझ में ये लिखने का शौक़ पैदा हो गया। और जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा 1964 में इंग्लैंड जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ पर चूँकि यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, तो लीग क्रिकेट मुझे इतनी सूटेबल नज़र नहीं आई, बहुत ही वीक थी। तो मैंने सहाफ़त का एक डिप्लोमा पास किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सहाफ़ी बनने के लिए सहाफ़त पढ़ें। अच्छा। जी हाँ, ये एक नेचुरल टैलेंट होता है, एक स्किल है कि आपको लिखना पढ़ना आता है नहीं, आपको बोलना आता है कि नहीं है। तो मेरी लक कही है कि एक मैं गैर मुल्क में, बरतानिया में, मुझे एक मौका दिया मेरी आवाज़ टेस्ट की BBC ने, कि मेरी आवाज़ रेडियो के लिए। उस ज़माने में आपको पता है कि लोग BBC बहुत सुना करते थे। जी, ऐसा ही। तो ये चैनल वगैरह तो बहुत बाद में सेटेलाइट चैनल वगैरह है। तो वो मेरी आवाज़ जब उन्होंने पास की उन गोरों ने, तो मेरे लिए दरवाज़े मेरे सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग के कैरियर के खुल गए। और इसी तरह मैं इसमें दाखिल हुआ। और जब मैं क्रिकेट के ग्राउंड, लॉर्ड्स और एडबास्टन और हेडिंग्ले तमाम जाने लगा BBC की तरफ से, उर्दू और हिंदी और अंग्रेज़ी सर्विस की तरफ से, तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि ये तो जो शख्स है, इंडियन पाकिस्तानी जो भी है, ये क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो फिर ज़रा मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलने लगी। और फिर मैं बरतानिया के जितने बड़े बड़े अखबार आप नाम ले दें, टाइम्स, टेलीग्राफ, गार्डियन, संडे टाइम्स, संडे टेलीग्राफ, यानी मेल, डेली एक्सप्रेस, एवरीथिंग, और रॉयटर्स और AFP, और दुनिया में मेरा नाम ऐसा, मेरा बैकग्राउंड हो गया कि दुनिया के किसी कॉर्नर में मैं एज ए BBC रिपोर्टर जाता था, तो उस मुल्क के लोग मुझे अपने अखबार के लिए साइन करते थे, रेडियो और टेलीविज़न कमेंट्री करने के लिए। तो मेरी सक्सेस जो है मेरी प्रोफेशन में वो ये है कि बरतानिया में, लंदन में 50-55 साल रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की नौकरी सहाफ़त में नहीं की है या ब्रॉडकास्टिंग में, ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ये आपको क्यों लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट? इसलिए कि अगर आप किसी की नौकरी कर लेंगे फिर आप दूसरे के काम नहीं कर सकते। तो जब मुझे पूरी दुनिया से जॉब मिल रही तो मैं नौकरी क्यों करूँ? परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई मुझे, मैंने आपके चीज़ों से ही कुछ क्वेश्चन निकाले। सबसे पहले आपने जिस तरीके से बताया फैमिली में सब डॉक्टर हैं, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स गए तो क्या प्रेशर था, दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। देखिए, वो लोग ये समझ रहे थे कि मैं अपनी फैमिली में, जो चूँकि डॉक्टर, ज़माने में लोग डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को पढ़ा रहा, बिल्कुल। तो वो समझे कि ये वेस्ट हो जाएगा, ये इंग्लैंड जाएगा, किसी गोरी से शादी कर लेगा और ये अपने करियर तबाह कर लेगा। मेरे बड़े दोनों भाई डॉक्टर्स थे, वालिद भी। तो लेकिन सबको मैंने गलत साबित कर दिया। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी छपी है 2 साल पहले पाकिस्तान में, फार मोर देन ए गेम, अंग्रेज़ी में। और उसमें सारी ये कहानियाँ हैं, पार्टीशन की भी, पाकिस्तान बनने की भी, और मेरे सहाफ़त में दाखिल होने की भी। अब तकरीबन 8 महीने पहले मेरी ऑटोबायोग्राफी सवाने उम्री अब इंग्लैंड में छपी है और दस्तयाब है। तमाम बड़े बड़े जो चैनल आप सुनते हैं दुनिया में, जी, जी, जी। उस पर मेरी सवाने उम्री दस्तयाब है, फार मोर देन ए गेम। उसमें मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। और मैं जब BBC पे पहली दफ़ा जब ब्रॉडकास्टिंग करने लगा, तो मेरे वालिद के दोस्त जो डॉक्टर्स थे पाकिस्तान में,
उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि ये आपका बेटा जो है ये बीबीसी पे बोल रहा है। तो उन्होंने लोगों से ये कहा, क्योंकि मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसको बीबीसी भी कौन लेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का मैं रिपोर्टर बन जाऊंगा। तो एक दिन उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी बीबीसी पर, तो उस ज़माने में डायरेक्ट डायलिंग वगैरह नहीं थी दुनिया में, तो उन्होंने मुझे एक ख़त एरोग्राम पे लिखा कि ये तुम बीबीसी में कैसे चले गए हो और ये तुमको पैसे भी मिलते हैं कि वो भी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये गोरा जो है वो बगैर पैसे के किसी से काम नहीं करा सकता। अच्छा। अगर आप किसी के ऑफिस में इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, उसने आपको रोक लिया आधे घंटे के लिए, तो आपको 1 घंटे का पेमेंट करेगा बगैर आपके कुछ कहे हुए। मनी, टाइम इज़ मनी। अंग्रेजी का मकूला है, टाइम इज़ मनी, एवरी सेकंड काउंट्स। परफेक्ट। तो ये आपकी स्पोर्ट्स पे और फिर जर्नलिज्म के पास आने की फिर जर्नी। भी पूरी दुनिया से जॉब मिलने लगी। ठीक। और उसके साथ साथ आपने जैसे कि शुरू में मेंशन किया मुश्ताक मोहम्मद का आपके साथ डेब्यू हुआ था, फिर वो जो हनीफ मोहम्मद और मोहम्मद ब्रदर्स जो हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है उस टाइम में ये मोहम्मद ब्रदर्स जो हैं वो बड़े फेमस थे, बड़े मशहूर थे। तो आप में आपको इन सब में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, या आपको लगता था जिसकी टेक्निक्स या स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी हैं? देखिए, बात दरअसल ये कि जिस वक्त आप खेल रहे होते हैं, यंग होते हैं, 18, 19, 20 साल के, जब मैं डेब्यू किया था मैंने काज़म ट्रॉफी के अंदर, तो उस वक्त आपको लोगों की स्किल और क्लास समझ में आती भी नहीं है। टू टेल यू, मैं लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर था, राइट हैंडेड बैट्समैन था। तो मोहम्मद अली फ़ख्र की बात यही थी कि हमने मुश्ताक मोहम्मद को आउट कर दिया, हनीफ मोहम्मद को आउट कर दिया, सईद अहमद को, पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट कर दिया मैंने, और इसके आगे कुछ सोच नहीं सकता था। लेकिन जब मैं सहाफ़त के फील्ड में दाखिल हुआ, जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि बैट्समैन क्या होता है, बॉलर क्या होता है और स्किल्स क्या होती हैं। हर चीज़ की एक स्किल होती है। एक बैट्समैन की अलग स्किल है, एक फील्डर की अलग स्किल है, बॉलर, एक स्पिनर की, एक फास्ट बॉलर की। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी मैंने पिछले 50-60 साल में क्रिकेटर्स देखे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में अक्सर लोग दुनिया में मेरा इंटरव्यू जब करते हैं तो पूछते हैं कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन गुजरा है। तो मैं उनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है किसी एक आदमी को ये कहना पाकिस्तान के कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन है। लेकिन एक कैटेगरी है, यानी हनीफ मोहम्मद जैसा स्किलफुल बैट्समैन पाकिस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूँ, और उस ज़माने का। अच्छा। उसकी स्किल, उसकी कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और उसका गेम को रीड करने का ब्रेन, वो इतना टॉप क्लास था। वो जब उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं क्रिकेट खेलने से अलग हो गया। अच्छा। और जब मैं दुनिया की बड़े बड़े बैट्समैन विव रिचर्ड्स को देख रहा हूँ, और जितने भी इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन, सुनील गावस्कर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो और गॉर्डन ग्रीनिज और हेंस एंड क्लाइव लॉयड, और सबको मैं देख रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि स्किल क्या चीज़ होती है। हनीफ मोहम्मद की जो स्किल थी, कोई मामूली बात तो नहीं थी कि एक शख्स 6 दिन के टेस्ट में बारबेडस में 3.5 दिन बैटिंग करके और टेस्ट मैच बचा ले 337 बनाकर, दुनिया का वाहिद बैट्समैन जिसने सेकंड इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी मारी हो। एक आदमी जो काज़म ट्रॉफी में खेल रहा है यहाँ पर कराची पास से सीट में, और ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 452 का 499 रन बना दिए, तो कुछ तो होगा उस आदमी में, हनीफ मोहम्मद में। तो मैं जब टेलीविज़न पे किसी से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन हनीफ मोहम्मद था। फुटवर्क, आईसाइट, रिफ्लेक्सेस, स्किल्स, उससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं हुआ। लेकिन सबसे फाइटिंग क्वालिटी का जो बैट्समैन था पाकिस्तान का, वो जावेद मियांदाद था। अच्छा। जावेद मियांदाद जब टेस्ट प्लेयर नहीं था तो लंदन में मेरे पास रहता था। अच्छा। वो बोल्टन लीग में खेलता था, तो मुझे बैंक के लोगों ने, जिसमें एम्प्लॉयड था पाकिस्तान में, वो उन लोगों ने कहा कि ये लंदन कभी घूमने आया करे तो कमर भाई आप इसको रख लिया करें। उस वक्त तो टेस्ट प्लेयर नहीं था। अच्छा। मेरे पास इमरान खान रहता था, जो वो ससेक्स से काउंटी और पाकिस्तान से खेल रहा था, तो जब वो लंदन कभी आता था उसका काउंटी में, तो इमरान खान भी मेरे पास बहुत रहा है। सरफराज नवाज़, ज़हीर अब्बास, ये सब लोग काफ़ी
इकबाल कासिम, चूंकि मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व था एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक। तो वो सब लोग मेरे तरफ आ जाते थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी। अब मैंने आपको कहा कि हनीफ मोहम्मद डिफरेंट स्किल, मियादाद एक फाइटिंग क्वालिटी का बैट्समैन, कि वो किसी भी, वो तो चैलेंज करता था फास्ट बॉलरों को कि मुझे बाउंसर मारो। अच्छा। हाँ, और अपनी आंखों से सब मैंने ये देखा हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में भी और हर जगह दुनिया के हर कॉर्नर में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, एलिगेंट और ब्यूटीफुल स्टाइलिश बैट्समैन कौन था, वो ज़हीर अब्बास था। ठीक। कि ज़हीर अब्बास को देखने के लिए जब वो बैटिंग कर रहा होता था इंग्लैंड में, क्लोस्टरशायर से काउंटी में, तो लोग टिकट खरीद के आना शुरू कर देते थे अंदर मैच में ज़हीर अब्बास को देखने के लिए। अच्छा। ज़हीर अब्बास, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ज़हीर अब्बास अगर स्क्वायर कट मार रहा है, स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, अपनी पहली टेस्ट इनिंग में, जो कि बहुत मुश्किल होता है इंग्लैंड में रन बनाना, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंग्लैंड, ही मेड 274। ओह। मार मार के छक्के छुड़ा दिए उसने। कभी जिंदगी में इंग्लैंड में वो टेस्ट मैच में नहीं खेला था, एक टेस्ट सिर्फ खेला हुआ था जिंदगी में, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पर, और मैं मैच में था 1971 में। तो मैं क्राउड में, जब ज़हीर अब्बास ने 150 या 200 के करीब होने वाला था, तो एक अंग्रेज बुढ़े ने मेरे साइड में जो बैठा हुआ था, मैं यंग था उस वक्त, 70 में, तो उसने मुझसे कहा कि हाउ ही लुक्स लाइक ए स्कूल टीचर, इसलिए कि ज़हीर अब्बास पतला दुबला, चश्मा लगाए हुए, साइड बर्न्स, बिल्कुल नहीफ और वीक लुकिंग, और चौके छक्के मार रहा है वो बड़े बड़े बॉलरों को, अंडरवुड और इन सब लोगों को, एलिंगवर्थ। तो उसने कहा ही लुक्स लाइक ए टीचर, तो मैंने कहा एट द मोमेंट ही लुक्स लाइक ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो वो बड़ा हंसा, वो कहता यू आर राइट, ही इज अ प्रोफेसर। तो और भी बड़े बैट्समैन पाकिस्तान के हुए, इंजमाम उल हक बहुत बड़ा बैट्समैन। अच्छा। हाँ, और जब जैसे इस वक्त बाबर आजम है पाकिस्तान का साबिक कैप्टन, आई थिंक इज ग्रेट टैलेंट बाबर आजम। और लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े बॉलर भी पैदा किए हैं। देखें, फजल महमूद, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर आई एवर सीन इन माई लाइफ। कि 10 दफ़ा मुड़ के देखें फजल महमूद को, ये आदमी कौन है, इतना हैंडसम। उस जैसा हैंडसम कोई क्रिकेटर पाकिस्तान में ना हुआ है और न दुनिया में हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। कि नीली आंखें और लंबा कद और उतने ही ग्रेट बॉलर फजल महमूद। ओके। जी हाँ। और इनके साथ साथ आप, जब आपसे क्या कहते हैं बात चल रही है, तो फिर आपके क्वेश्चन, आपके आंसर से ही मैं थोड़े से क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ जब आपने क्रिकेटर की बात की, स्किल की बात की, और फिर स्किल कैसी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है आपने बताया बैट्समैन की अलग होती हैं, बॉलर की अलग होती हैं, फील्डिंग की अलग है, और जब आप कैप्टन होते हैं तो फिर आपको सब चीज़ें ही सम अप करनी पड़ती हैं। तो एक क्रिकेटर आज के दौर में अगर हम बात करें, क्योंकि आप इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, एक क्रिकेटर को आज के दौर की क्रिकेट के हवाले से क्या स्किल्स ऐसी हैं उसके पास होनी चाहिए, ताकि अगर हम बात करें कि वो स्कूल लेवल में वो सीख ले, यूनिवर्सिटी लेवल में वो सीख ले, ग्रास रूट लेवल पे वो सीख ले, क्या स्किल्स हैं आप समझते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि टू रीच द टॉप, अगर आप आसमान, स्काई इज द लिमिट कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल। कि अगर आसमान को आप छूना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, वकील हो, टीचर हो, एंकर हो, कैमरामैन हो, किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक तो मेहनत करना और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना अपने प्रोफेशन के ऊपर। इसलिए कि मैं अपने सक्सेस से एक बाहर के मुल्क में सीखा हूँ कि जब तक आप हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और फोकस्ड नहीं करेंगे, फोकस का मतलब है लगन आपको, कि जी मैंने एक स्टेज पे पहुंचना है, कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आप अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आपका फोकस सही नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग किसी भी फील्ड में गुजरे हैं, वो डेडिकेटेड लोग होते थे, फोकस्ड लोग अपने प्रोफेशन पे, और जो भी काम उनको सौंपा गया उस पर, बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जब तक फोकस नहीं होगा तो वो बीच से ही हद अलग हो जाएगा, सही टॉप पे नहीं पहुंच सकता, विवियन रिचर्ड्स नहीं बन सकता, ज़हीर अब्बास, सुनील गावस्कर, हनीफ मोहम्मद, डेविड गावर नहीं बन सकता। ठीक ठीक ठीक। तो आप कह रहे हैं कि फोकस के साथ आप लगे रहें,
तो आपने जो बनना है आप बन जाएंगे, और शौक होना चाहिए। शौक होना आपको चाहिए। डॉक्टर बनने का, सर्जन बनने का शौक है तो हर आदमी सर्जन नहीं होता, सही। फिजिशियन होता है। हर आदमी अच्छा बैट्समैन नहीं होता, कोई अच्छा बॉलर भी होता है। हर आदमी के पास कप्तानी की स्किल नहीं होती, वो ब्रेन नहीं होता। इंग्लैंड का सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन माइक ब्रैडले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, नेवर मेड ए सेंचुरी इन हिज लाइफ इन टेस्ट क्रिकेट। ओह, लेकिन ब्रेन, उसका स्किल कप्तानी की अलग। ही वॉज ए साइको एनालिस्ट। वो बैट्समैन के डाउनफॉल को रीड करता था, अपने बॉलरों को उसी तरह इस्तेमाल करता था। अच्छा, फिर इससे क्योंकि आपने जो आंसर दिया इससे ही मौजूदा दौर में जो हमारे पास क्वेश्चन बड़े रेस होते हैं कि जी जो परफॉर्म कर रहा है उसको कैप्टन बनाएं, तो ये अप्रोच फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये स्किल अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप बहुत अच्छे कप्तान भी होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बॉलर हैं दुनिया के तो आप बहुत अच्छे कप्तान भी होंगे। मैंने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, उनको गेम की कुछ सूझबूझ ही नहीं है सिवाय बल्ला चलाने की या बॉलिंग करने की। गेम के बारे बात करें और 2 सेकंड में गायब। पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर टॉप क्लास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक। उनको मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि बीबीसी ने उनको एज ए कमेंटेटर बुला लिया, एक्सपर्ट कमेंटेटर लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। अच्छा, 3 ओवर के बाद सैक। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, ओह, कि वो गेम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, वुड यू बिलीव दिस? नो आई डोंट। तो मतलब ये कैप्टन देखिए, है तो गेम को तो समझता होगा। हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर हूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे बोलना नहीं आता। यस, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। स्पीकिंग इज सेपरेट स्किल, यस, बिल्कुल, राइटिंग इज ए सेपरेट स्किल। बिल्कुल ठीक है ऐसा ना? है। जी तो जी, इसी तरह एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन होते हैं, दुनिया के टेनिस प्लेयर या 100 मीटर भागने वाले। डेडिकेटेड लगन होती है, एक उनके फोर्स उनके पीछे काम कर रही होती है कि मैंने दुनिया का चैंपियन होना है। इसी तरह अगर आपको अच्छा जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, एंकर, ब्रॉडकास्टर बनना है, मैं 32 साल बीबीसी का रिपोर्टर रहा हूँ, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी सर्विस का, और कमेंटेटर रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप का। तो ऐसे नहीं हो गया। ठीक। और एक चीज जो कि आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी थी, आपकी नज़र में बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वो क्योंकि कंट्रोवर्शियल होने वाली है, जब मैं उसको ये क्लिप काट के लगाऊंगा तो नहीं नहीं, आप बोलिए। आपने कहा जी फजल महमूद मोस्ट हैंडसम गाय पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस, बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, लेकिन हमारा मीडिया तो पोर्ट्रे करता है कि इमरान खान से ज़्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं, और दुनिया भी इसे बोलती है। हमारे मीडिया ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। वो मीडिया 50s में फजल को नहीं देखा है। मैंने फजल को खेला हुआ है। अच्छा, दुनिया के 2 मोस्ट हैंडसम आदमी जो थे क्रिकेट की फील्ड में, वो फजल महमूद था या ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर कीथ मिलर था, जो डॉन अखबार में कॉलम लिखता था। अच्छा, कीथ मिलर ब्रैडमैन के अंडर खेला हुआ। अच्छा, उस टाइम पे पिक्चर्स वगैरह आती थी या वो भी नहीं थी? नहीं नहीं, वो तो जिस समय मैं इंग्लैंड गया हूँ 64 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था। अच्छा, और इतना डेवलप्ड चीज़ें नहीं थी जो आजकल की स्किल है कि आप ईमेल और शीमेल हर चीज़ है जी, जी, आपके जी। पास, और फैक्स मशीन भी है। जी जी, बिल्कुल। हम लोग तो टेलेक्स के ज़माने के शुरू के हुए लोग थे कि पाकिस्तान में मैं फैसलाबाद में या पेशावर में टेस्ट मैच कवर कर रहा हूँ, और मालूम हुआ कि टेलेक्स पे मेरी खबर जारी है लंदन, और बीच में बिजली गायब हो गई। आपका पूरा सांस आपके थ्रोट में आ जाएगा कि यार ये मेरी टाइम की डेडलाइन कैसे मैं मीट करूँगा। तो अच्छा। तो मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ। ओह अब तो मैजिक है कि आपके फिंगर पे आपके पूरी दुनिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ तो कुछ लाइट जाने का खतरा भी नहीं है मोबाइल में, तो खैर। और उसके साथ साथ क्योंकि अब जब आपने ये डिबेट ही खत्म कर जैसे दी आपने कि- हैंडसम आदमी की बात जी, की जी। ना, तो दुनिया बड़े एक से एक हैंडसम लड़के गुजरे। मैं बताऊं, द मोस्ट हैंडसम दैट आई हैव सीन। ओके, यू हैव सीन। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है, जब अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा एक 92 का वर्ल्ड कप, उसको बड़ा, कुछ लोग कहते हैं उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। अब आपका ओपिनियन मैं इस पर लेना चाहूँगा। उस 92 का वर्ल्ड कप, उसका पूरा स्क्वाड, वो जो प्लेयर्स थे, और फिर एक जो कैरेक्टर उनमें था इमरान खान, फिर जाहिर सी बात है और भी बहुत से थे, सबकी अपनी अपनी स्किल्स थी और उनकी पार्टिसिपेशन थी। तो 92 के वर्ल्ड कप को एक तो आप किस तरीके से देखते हैं, और फिर इमरान खान की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं?
देखिए 92 का जो वर्ल्ड कप था वो मैं एज ए 92 वर्ल्ड कप क्रिकेट कमेंटेटर ऑफ टेलीविजन न्यूजीलैंड विद जेफ्री बैकॉट एंड हेनरी ब्लोफेल्ड एंड ग्लेन टर्नर, मैं आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान वाज वेरी लकी कि शुरू के 3-4 मैच हार जाने के बावजूद अचानक इनकी पता नहीं क्या हुआ इनको। आपको पता है कि मियादाद वाज द सेकंड बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप आफ्टर मार्टिन क्रो, और उसको ड्रॉप करके गए ये इमरान खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो टीम का हिस्सा नहीं था इमरान जावेद मियादाद। अच्छा, वो तो उसको कहा कि ये इसके बैक में प्रॉब्लम है, इसके पीठ में प्रॉब्लम है, इसके पेट में प्रॉब्लम है। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम ऑफ 92। और जब उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब थे, तो जब उन्होंने देखा इसको लाहौर में जावेद को, तो और मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने से इंडिया की टीम के साथ टेस्ट मैच कवर कर रहा था, शेन वॉर्न का टेस्ट डेब्यू ओके, सिडनी में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं तो मैं कैनबरा में जब ये आया मियादाद, टीम का हिस्सा नहीं था। ठीक, जब इसको भेजा गया आया तो मैं होटल में गया इससे मिलने, क्योंकि मेरे पास रहता था इंग्लैंड में ये। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुमको क्यों ड्रॉप करके? उसने कहा कि मुझे कहा कि मैं बैक में ट्रबल है मेरे पेट। मैंने कहा तुमको प्रॉब्लम तो है ना? बोला जी मुझे प्रॉब्लम तो है। तो लेकिन वो एक डिटरमिन फाइटिंग क्वालिटी का बैट्समैन, बहुत जी। बड़ा, डेब्यू पे सेंचुरी किए हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 1976 में, और डबल सेंचुरी उसी सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। बहुत बड़ा बैट्समैन दुनिया का जावेद मियादाद। और उसने उन लोगों को गलत साबित कर दिया, अपने कैप्टन को भी, ओके, इमरान खान को, ठीक, और उन लोगों को जो उन्होंने उसको टीम में शामिल नहीं किया था। ही बिकेम द सेकंड बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप। अब अगर आप पूछेंगे वुड यू बिलीव कि मियादाद बहुत ही बीमार था? नो आई डोंट, मेरी नज़र में अगर आप वर्ल्ड कप के फाइनल की फिल्म देखें, फुटेज, ठीक, ठीक है, उसमें जब वो 1 रन लेता था या 2 रन लेता था तो वो बैट के हैंडल पकड़ के बैठ जाता था। उसका रनर था आमिर सोहेल। अब उससे अंदाजा लगा लें कि उसकी हालत क्या होगी। और वो 50 कर गया फाइनल में भी। ऐसा ही है बिल्कुल। डिटरमिन्ड बैट्समैन, फोकस्ड, उसने सबको झूठा साबित कर दिया, अपने कप्तान से लेकर के पूरी जिन लोगों ने उसको वहाँ पर छोड़ के गए थे। अच्छा, तो वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान वाज वेरी वेरी लकी कि उन्होंने जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर था, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी से मैच नहीं हार रही थी उस 92 के वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान पहली टीम थी जिसने न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में मारा, जिसमें रमीज राजा ने सेंचुरी बनाई। नेक्स्ट मैच में जो सेमीफाइनल था उसमें पाकिस्तान ने एक इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव कर लिया। वहाँ पे इंजमाम ने 37 बॉल में 60 रन बनाए। इंजमाम उस मैच में नहीं खेल रहा था और उसने अपने कप्तान को कहा मैं नहीं खेलूँगा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डायरिया है, मुझे सब बीमार हूँ मैं। उसने कहा तुम्हें खेलना पड़ेगा, कप्तान ने उसको कहा। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि उसने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। मोइन खां और जावेद मियादाद की बैटिंग, इमरान ने भी उस मैच में स्कोर किया था, और पाकिस्तान सेमीफाइनल वो जीतने के बाद आप समझ सकते हैं फिर जो जश्न ठीक, बिल्कुल, कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा मेलबर्न पे वर्ल्ड कप का, और 87,000 का क्राउड, मैं कमेंटेटर एंड बैकआउट के साथ देखने से ताल्लुक़ रखता था वो सीन कि चूँकि राइवलरी एक है ट्रेडिशनल अंग्रेज़ों की और ऑस्ट्रेलियंस की, तो जितने ऑस्ट्रेलियंस थे वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। उस 87,182 के क्राउड में ज़्यादातर क्राउड जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और जिस वक्त वसीम अकरम ने एलन लैम और क्रिस लुइस को 2 बॉलों में आउट किया, मैं समझता हूँ कि लोग तो कहते हैं कि शेन वॉर्न बॉल ऑफ द सेंचुरी की थी उसने माइक गैटिंग को ओल्ड ट्रैफर्ड के टेस्ट में, वो भी उस मैच में कवर कर रहा था मैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप मुझसे बात करेंगे तो जो बॉल ऑफ द सेंचुरी मैंने देखी है वो वसीम अकरम ने फेंकी एलन लैम को आउट करने को, क्रिस लुइस को, वर्ल्ड कप के फाइनल में। वहीं पर मैच ख़त्म हो गया।
अच्छा। बस मैंने जितने भी अंग्रेज जर्नलिस्ट थे मेरे कॉलीग्स जो इंग्लैंड से आए हुए थे, वो सब मेरी तरफ लपके, और जिस एंड से वसीम अकरम गेंद कर रहा था मैं पीछे बैठा हुआ था प्रेस बॉक्स में, कमेंट्री बॉक्स में, तो वो सारे गोरे मेरी तरफ लपके, उन्होंने कहा कम व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड, डिड यू सी द बॉल? मैंने कहा आई कांट बिलीव माय आईज, आई जस्ट कांट बिलीव माय आईज, द वे ही बोल्ड एलन लैम और क्रिस लुइस, बूमरैंग की तरह बॉल, पता नहीं क्या हुआ, क्या मिरेकल था वो, और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत गया। वो समा देखने काबिल था। अच्छा। जो आप लोगों ने कभी कभी देखेंगे, आप फिल्म में वो चीज़ नहीं देख सकते जो आप बैठे हुए देख रहे हैं सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्राउड पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं गोरे, गोरे पाकिस्तान जिंदाबाद और जो का। अंग्रेज थे फॉलोअर्स बारहवीं आर्मी के, हम्म। आप यकीन मानिए कि चूंकि पाकिस्तान जीत गया तो मेरा काम बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। और बढ़ यूँ गया कि हर आदमी मेरा इंटरव्यू करने के चक्कर में, हर आदमी मुझसे कॉलम लिखवाने के चक्कर में, तो और 2 फैक्स मशीन सिर्फ, 100 जर्नलिस्ट। ओह। मैं आखिरी आदमी था जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से निकला है 3:30 बजे रात को, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में। तो एक जश्न का समा, एक तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की आवाज़ और कवालियों की और गज़लों की आवाज़ जो मुझे ऊपर आ रही थी प्रेस और कमेंट्री बॉक्स में। मैं न पाकिस्तान के कैप्टन को न पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद के लिए नीचे जा सका, इसलिए कि मुझे टाइम का डेडलाइन का चक्कर था ठीक। कि इंग्लैंड 10 घंटे पीछे, पाकिस्तान 6 घंटे पीछे, तो मुझे अपनी सारी, और फिर मेरी जॉब इतनी बढ़ गई कि हर दुनिया का अखबार क्रिकेट प्लेइंग का वो कह रहा था एक कॉलम लिख दें, एक हमें इंटरव्यू दे दें, एक हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है। तो मैं रात के 3:30 बजे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से टैक्सी बुलाई मैंने। तो मैं जो आपको सीन बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के लड़कियां और क्राउड था बूढ़े, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और जब मैं 3:30 बजे उतरा टैक्सी में बैठने के लिए अपना लैपटॉप उठा के, तो सामने फिट्जरॉय पार्क है, तो वहाँ जो इंग्लैंड टीम के जो सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे पार्क में लेटे हुए और बिल्कुल दिमाग से गायब, अच्छा। और बुरी तरह उन्होंने पी पिला ली गम में। और मैं जब बैठने लगा टैक्सी में तो 2-4 लड़के लड़कियों ने मुझ पे आवाज़ें भी लगाई, ओ पैकी अपना गुस्सा तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो डॉन अखबार ने यहाँ पर ना वो मेरी जो वर्ल्ड कप के जीतने की कहानी थी वो फ्रंट पेज पे छापी। अच्छा। फ्रंट, पाकिस्तान ब्रिंग्स द वर्ल्ड कप, मेरी बाय लाइन थी। अगर वो जब भी वर्ल्ड कप होता है तो वो बाय लाइन और वो डॉन का अखबार का पेज छपता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे जब आपने पूरा 92 का बताया, फिर हमारा वही सेम क्वेश्चन है, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में जिस तरीके से, अब जाहिर सी बात है आजकल के टीवी चैनल्स पर बैठकर हमने देखा है कि हर जगह 92 का ही प्लेयर बैठा हुआ होता है और वही एनालिस्ट कर रहा होता है गेम को या तस्जीह दे रहा होता है अपने, और फिर इमरान खान साहब की बात हो रही होती है। तो क्रिकेट हिस्ट्री में अगर हम क्रिकेट को दिमाग में रखते हुए अगर आप जवाब दें, तो वो टीम बेस्ट थी या जिस तरीके से आपने बताया बस वो एक मैरिकल था, या उसके बाद भी वो टीम चली? नहीं, देखिए मैं तो 50 से पाकिस्तान की टीम देख रहा हूँ, ठीक 1952 से मैं देख रहा हूँ ठीक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान के जो अक्सर मुझसे सवाल लोग करते हैं कि कमर साहब आप इतने अरसे फील्ड में रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े कैप्टन कौन रहे? तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़े 2 कैप्टन थे, सिर्फ 2। ठीक। एक अब्दुल हफीज़ कारदार साहब जो पहले पाकिस्तान के ऑफिशियल टेस्ट में कैप्टन हुए, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, पहले इंडिया से टेस्ट मैच खेल चुके थे पार्टीशन से पहले, और वॉरिकशायर के क्रिकेटर थे, वो ऑलराउंडर थे। ही वॉज नॉट ए ग्रेट क्रिकेटर बट ही हैड ए क्रिकेटिंग ब्रेन। वो स्किल जो मैंने आपको बताई माइक ब्रैडले इंग्लैंड के कैप्टन की, तो उनके कप्तानी में वो 1952 जब पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिल गया खेलने का, तो उस वक्त से 57 उनका ये लास्ट टूर था वेस्ट इंडीज़ का। ठीक।
उसमें 23 टेस्ट में उन्होंने कप्तानी की और हर कंट्री के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। अच्छा यानी बिल्कुल फटीचर टीम थी मैं कहूँगा। अच्छा। यानी हनीफ मोहम्मद, ये अपना वजीर मोहम्मद, उनके बड़े भाई वकार हसन, और बाद में सईद अहमद वगैरह आगे, मेरे कॉलीग्स वगैरह मेरे साथ जो कैंप में थे। तो लेकिन टीम में ना बैटिंग में दम था ना बॉलिंग में, सवाए फजल महमूद के अलावा कोई बड़ा बॉलर नहीं था। खान मोहम्मद, महमूद हुसैन, ये लोग थे, लेकिन फजल महमूद वाज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम एज अ बॉलर। तो लेकिन कारदार बहुत बड़ा कैप्टन था। उसके बाद जो पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन हुआ वो मुश्ताक मोहम्मद था। मुश्ताक मोहम्मद, ग्रेट स्किल्स, ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन, और फिर नॉर्थ हैम्पटनशायर का वो काउंटी का कैप्टन हो गया, उसको हर तरह के टूर्नामेंट और काउंटी चैम्पियनशिप, जिलेट कप, सब कुछ जितवा दिया उसने, मुश्ताक मोहम्मद ने। बाकी जो बहुत सारे कैप्टन आए पाकिस्तान के ना, वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए जो थोड़े ज़्यादा देर चले, वो इतने अच्छे कप्तान मेरी नज़र में नहीं थे। वो दूसरों के कंधों पे रख के और बंदूक चलाते थे। अच्छा। उनकी कामयाबी इसमें थी। ओके, लेकिन जो ओके, मैंने आपको आइसोलेट कर दिया, 2 कैप्टन पाकिस्तान के। परफेक्ट परफेक्ट। और अब आप कहेंगे मियांदाद, इमरान खान, फलां, मैं आने वाला था। ठीक है ना, ये वैसे कैप्टन नहीं थे जैसे कारदार या मुश्ताक मोहम्मद थे। सो द क्वेश्चन फिर एक रेस होता है, इमरान खान को इतने लोग फॉलो करते हैं और जाहिर सी बात है इमरान खान वाज ए ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट क्रिकेटर। ग्रेट ऑलराउंडर। वो जब नैने 1971 के टूर पे एज ए 19 ईयर ओल्ड बॉय गए थे तो सिफारिश पे गए थे। अच्छा, अपनी किताब में लिखा हुआ है उन्होंने, किसकी सिफारिश? अपनी सवाल उम्र भी लिखा हुआ अच्छा। है। हाँ, वो तो पाकिस्तान में देखें आप लोग, जो तमाशा देखते हैं ना कि ये फलां कल सेलेक्टर बन गया, कल फलां चेयरमैन बन गया, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ड्रामेबाजी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। ठीक है ना, और सिफारिश और लाइक्स और डिसलाइक, पसंद नापसंद पे टीमें सेलेक्ट होती हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में 50 से लेके अब तक। और कप्तान बनने का भी यही हशर है। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे पास मेरे गेस्ट थे वक्कास कुदरत, वो पाकिस्तान से भी फर्स्ट क्लास खेले हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से भी ग्रेड 1 खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि लाइक डिसलाइक हर जगह होती है। डू यू बिलीव ये हर जगह होती है, या लाइक डिसलाइक अगर कोई? देखिए, लाइक डिसलाइक्स मैं तो दुनिया के हर मुल्क में टेस्ट मैचेस मैंने कवर किए हुए हैं, सिवाय बांग्लादेश के। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं गया हूँ कभी भी। और 453 टेस्ट जो मैंने कवर किए हैं, उसमें 2 टेस्ट मैंने सिर्फ कवर किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान में नहीं, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा। तो मैं, बांग्लादेश इज़ वन कंट्री आई हैव नॉट बीन। तो लेकिन ये है कि ये सेलेक्टर्स, आप देखें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने टीम सेलेक्ट की और बोर्ड के ऑफिशियल ने 3 लड़कों को निकाल के अपने लड़के उसमें रख दिए, और उनका नाम था शफकत नकवी साहब। अच्छा जी, वन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान में 50 से बार बार मैं कहता हूँ हर टीवी चैनल पे कि हर थोड़ी देर बाद जब अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो चेयरमैन चेंज हो गया, बोर्ड चेंज हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज हो गई। हाँ, अब तो ये भी हो रहा है। ठीक है, नहीं हर गवर्नमेंट के साथ ही हर होगा। गवर्नमेंट के साथ है। जी जी जी, जब मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट खेला हुआ हूँ मैं इस मुल्क के अंदर। ठीक 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 है, कि कभी वो चेयरमैन बन गया, कभी वो चेयरमैन बन गया, टोटली ऑन द विम्स पे है गवर्नमेंट के। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पेटर्न हेड ऑफ द स्टेट हो क्रिकेट बोर्ड का। यहाँ बगैर इलेक्शन के लोग यहाँ चेयरमैन बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठ जाते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे टीम सेलेक्ट होती है। कप्तान पावरफुल है, वो अपने बंदों को खिलाएगा। अच्छा, कप्तान वीक है तो वो चारों तरफ से लगे हुए सवारची। अच्छा। मेरा क्वेश्चन तो आपसे मैंने किया था कि लाइक डिसलाइक दुनिया की दूसरी भी कंट्रीज में है। वहाँ पर कानून है, वहाँ पर लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, सेलेक्टेड लोग नहीं होते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिलेक्टेड लोग होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। सही। चेयरमैन से लेके गवर्निंग बोर्ड से लेके और सब कुछ, ठीक, ये फर्क है। तो
अच्छा, अगर बाहर कोई अगर सिलेक्ट होता भी है किसी का हम्म। भांजा बेटा है, तो वो परफॉर्म करके आता है? परफॉर्म, अगर परफॉर्म नहीं करे फौरन बाहर हो जाएगा। अच्छा ये नहीं कि खेले जा रहा है परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ अच्छा। पर तो यही चक्कर है कि परफॉर्म भी नहीं कर रहा, खेले जा रहे हैं। और फिर खेलते खेलते परफॉर्म कर हाँ, देगा। फिर अचानक मालूम है कि बाहर हो गए। अच्छा। और उसके साथ साथ अभी आपने एक बात की, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे पूछना चाहिए। हाँ, यू जरूर नेवर पूछें हैव आप। बीन यू नेवर हैव बीन इन बांग्लादेश, हम्म। व्हाई? वो इसलिए कि अगर मैं बांग्लादेश के खिलाफ कोई असाइनमेंट पाकिस्तान लेने का, जब भी पाकिस्तान बांग्लादेश आई तो मैं यहाँ के सहाफ़ियों को अपना असाइनमेंट दे देता था। क्यों? इसलिए कि मुझे अच्छा असाइनमेंट ही नहीं मिलता था जिसमें मेरा प्रॉफिट हो। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो बांग्लादेश क्रिकेट नेशन नहीं थी ना, सही वो तो फुटबॉलिंग नेशन है बंगाल। सही सही सही। वहाँ वारी क्लब, विक्टोरिया क्लब में प्रोफेशनल फुटबॉल होती है। वो तो टीवी पे देख के हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स को, मियादाद और इंजमाम और जहीर अब्बास जैसे लोगों को देखकर, वकार और वसीम को देखकर और अब्दुल कादिर को देखकर वो क्रिकेटर बन गए वो लोग आहिस्ता आहिस्ता। वरना तो वहाँ तो फुटबॉल का कल्चर है। सही। इंडिया में, वेस्ट बंगाल में 1932 से इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान 1952 से टेस्ट खेल रहा है। 1932 से इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। बंगाल से सिर्फ 14 या 15 टेस्ट क्रिकेटर हुए, ज़्यादातर बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर। फुटबॉल कल्चर है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, अच्छा। ईडन गार्डन कलकत्ता का जो क्रिकेट ग्राउंड है, जी जी जी। ब्यूटीफुल। और वहाँ पे 100,000 लोग आते हैं। मैंने तकरीबन 90,000 का क्राउड वहाँ देखा है वर्ल्ड कप के फाइनल में 87 में। वहाँ पर जो ईडन गार्डन है हुगली रिवर के पास, उसके चारों तरफ 50 फुटबॉल क्लब है। अच्छा। और उस जमाने में वर्ल्ड फेमस थी मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मुसलमानों की क्लब, और मोहन बगान हिंदुओं की क्लब, जो अभी तो मौजूद है वहाँ पर। अच्छा। तो इसलिए क्रिकेटर ज़्यादातर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरफ होते हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में मोस्टली पंजाब और कराची। अब तो आप देखें कि पाकिस्तान में क्रिकेट कारदार ने डिपार्टमेंटल टीम खोलकर इस कदर फैला दी कि अब NWFP से, स्वात से, स्वाबी से क्रिकेटर भरे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। वंडरफुल। अच्छा, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और फिर हम जब क्रिकेट को एज अ रीड करने की बात करें और कहाँ क्रिकेट अच्छी खेली जा रही है, कहाँ पढ़ी जा रही है, कहाँ सीखी जा रही है, अब जाहिर सी बात है 3 कंट्रीज हैं अभी हमारी नज़र में जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। जस्ट लाइक एक इंग्लैंड है, फिर दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, फिर तीसरा हम इंडिया को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अब वहाँ पे भी चीज़ें बड़ी इंप्रूव हो रही हैं। तो ये 3, या आप समझते हैं इनके अलावा भी, और इनमें से सबसे बेटर क्रिकेट कौन समझता है, कौन खेलता है और कहाँ अच्छी लिखी जाती है? देखिए, एक ज़माने में तो गिनी चुनी 4-5 टीमें थी। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ICC, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस उस वक्त कहलाती थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 3 कंट्री थे फाउंडिंग मेंबर ऑफ ICC। यही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। उसके बाद फिर जब वेस्ट इंडीज़ को 1930s के अंदर टेस्ट स्टेटस मिल गया, वो टेस्ट, उसके बाद 1932 में इंडिया को मिल गया, 52 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस, फुल मेंबरशिप मिल गई। तो बढ़ते बढ़ते अब 10-12 कंट्रीज टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, ये फुल मेंबर है। एक ज़माने में चूँकि ये फाउंडिंग मेंबर्स जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फाउंडिंग मेंबर थे, तो इनका वीटो था। एशिया की कोई कंट्री कोई प्रपोजल कर रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया वीटो पावर ने। ओके। इसी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल एयर मार्शल नूर खान ने बनवाई थी। अच्छा। इसको तोड़ने के लिए वीटो को। अच्छा। अंग्रेजों के और ये फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, क्योंकि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का था सही, अपार्थाइड में, बिल्कुल ऐसे। तो सब गोरे थे। तो वो आप इंडियन कुछ भी कर ले, वेस्ट इंडीज कुछ भी कर ले, उनकी बात अगर नहीं मानेंगे, वीटो कर दिया। अच्छा। अब वीटो नहीं कर सकते। अब तकरीबन 12 कंट्रीज टेस्ट क्रिकेट नेशन है। ये बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को और अब अफगानिस्तान को, शुरू में जब बांग्लादेश को 2000 में टेस्ट स्टेटस मिला खेलने का, या जिम्बाब्वे को उससे थोड़ा पहले, इसलिए कि जो एशियन ममालिक जो कि नॉन वाइट नेशन है, उनको वोट चाहिए थे। इन्होंने कहा भाई इनको बना दो, चाहे इनके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट होना हो, इस तरह बने। ठीक ठीक ठीक। तो
अब अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अगर इंग्लैंड इज द मदर कंट्री ऑफ द गेम। यहाँ से क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट नहीं, दुनिया का हर स्पोर्ट्स 99.9% डिस्कवर किया गया है। अच्छा, ओके, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, ठीक, सब चीज इंग्लैंड की है। इंग्लैंड अंग्रेजों ने बनाई है, क्रिकेट का खेल भी। तो ठीक। वो मदर कंट्री है, इसलिए वहाँ के मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है, एमसीसी जो कहलाती है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, इसका हेडक्वार्टर है। वो ज़माने में आईसीसी का भी 1905 से हेडक्वार्टर था। अब तो वो टैक्स पर्पस, क्योंकि खेल में पैसा 1977 के बाद, कैरी पैकर के रेवोल्यूशन के बाद, जब वाइट बॉल, ब्लैक स्क्रीन, कलर्ड क्लोथिंग, फ्लड लिट क्रिकेट, जब ये सब आ गई, पैसे की झंकार आ गई क्रिकेट के अंदर, तो फिर इनकम टैक्स वाले भी पीछे पड़ गए आईसीसी के। अच्छा, तो इस वजह से अब ये दुबई में इनका सेंटर है टैक्स से बचने के लिए। क्रिकेट का कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, और ये कमर्शियल हो गई है, इंडिया इसके पर काबिज है आजकल। इसीलिए आप देखें कि अपनी मनमानी इंडिया करता है कि पाकिस्तान नहीं आऊँगा खेलने एशिया कप में, वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आऊँगा खेलने, और पाकिस्तान के लोग घुटने टेक देते हैं। अगर घुटने नहीं टेकते तो फिर ये हालत नहीं होती, इसलिए कि हम लोग वीक हैं। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वो वीक है, चूँकि ये उनके खुद सिक्योर्ड नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, कि एक गवर्नमेंट आई उसको निकाल दिया, एक गवर्नमेंट आई आपको निकाल दिया। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से हम लोग घुटे टेक देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। इंडिया पावरफुल, सबसे ज़्यादा मनी जनरेट करती है आईसीसी के अंदर, इसलिए वो पावरफुल है, इसीलिए पाकिस्तान घुटे टेक देता है। ठीक। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा है या नहीं, क्योंकि अब आपको पता है मीडिया ऐसा हो गया है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है, जिसका जो मर्जी आता है वो कमेंट करता है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके क्लिप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। तो कुछ टाइम पहले ये थोड़ा सा देखा गया कि जी एक चीज़ को लिंक कर दिया गया इमरान खान साहब से कि जी क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट जो है वो इमरान खान साहब लाए हैं। तो डू यू बिलीव ऐसा है? देखिए, ही वॉज पार्ट ऑफ इट, इसमें कोई शक नहीं। कि बात ऐसी है कि पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंडिया की टीम या वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो ये लोग आकर ना हमेशा शिकायत करते थे कि ये पाकिस्तान के अंपायर बड़े ख़राब हैं, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में भी मार देता है, सीरीज़ जीत लेता है, वेस्ट इंडीज़ को भी मार देता है और इंडिया को भी मार देता है। तो इस चीज़ को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए एयर मार्शल नूर खान, एयर वाइस मार्शल नूर खान, जिनके अहद में पाकिस्तान दुनिया का ग्रेटेस्ट स्क्वाश प्लेइंग कंट्री बन गया, जहांगीर खान, जानशेर खान, आशिम खान आजम, और दुनिया का ओलंपिक चैम्पियन हॉकी का, वर्ल्ड कप का, एयर मार्शल के ज़माने। तो उन्होंने एशिया कप शुरू किया था तोड़ने के लिए गोरों को। ठीक है ना। तो उनका भी ये कहना था कि एज ए चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड कि ये हम हमेशा लोग जो विजिटिंग टीम आती है वो हमारी अंपायरों की बुराई करती है, तो दुनिया को बता दो कि हम न्यूट्रल अंपायर भी बुला के यहाँ खड़ा कर, अगर हम करेंगे तो फिर हमारा परफॉर्मेंस देखें, फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इस तरह से इमरान खान चूँकि उस वक्त कैप्टन थे तो ही सपोर्टेड इट ऑब्वियसली। ठीक। तो पहली दफ़ा पहली रिपोर्टर इंडिया से बुलाए गए और स्वामी रामास्वामी यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो उसके बाद से आईसीसी की आँख खुली कि उन्होंने कहा अरे ये तो ये भी हो सकता है। उसके बाद से फिर ये एलीट पैनल आईसीसी का अलग बन गया। अच्छा। अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ कहते हैं ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। और आपके एयर मार्शल नूर खान, आरिफ अब्बासी और फिर पाकिस्तान के कैप्टन जो उस ज़माने में थे खान साहब। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अभी तक क्योंकि सो फार अगर हम पिछले 20 साल पाकिस्तान के क्रिकेट रीड करें, क्योंकि आज के यंग जनरेशन को या मुझे इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसी से लेके मैं अपने आगे के एनालिसिस करता हूँ। तो इस 20 साल की क्रिकेट में 2003 से भाई जैसे आपको याद होगा 2003 का वर्ल्ड कप हम जिस तरीके से हारे थे, तो उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा रीड करें तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन इस एरा में पिछले 20 साल में कौन गुजरा है जिसको आपने रीड किया हो, हाँ यार ये थोड़ा सा कैप्टन, इसमें कैप्टन्स वाली स्किल्स हैं इसमें? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं तो बड़ा नाउम्मीद हुआ इन सब चीज़ों से, ख़ासकर पाकिस्तान के जो कैप्टन्स गुजरे हैं। कि आप देखें एक कप्तान ने तो इतनी बेइज्जती करा दी कि वो जेल में भी चला गया और उसके साथी भी।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान बट, मोहम्मद आमिर, जी, मोहम्मद बिल्कुल आसिफ, ऐसे ही है। और उनके साथ जो प्लेयर्स के सो कॉल्ड लेजेंड कहलाते थे, जी वो मजहर 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 अब्बास। मजीद और अजहर जी मजीद दोनों भाई। और मैंने वार्न किया था पाकिस्तान की टीम के मैनेजर को 2010 में, यावर सईद साहब को, कि ये दो स्पोर्ट्स कार में जो पाकिस्तान टीम के पास जो लड़के आ रहे हैं, ये एजेंट नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, ये प्लेयर्स के एजेंट नहीं है, ये सट्टेबाजों के एजेंट हैं। अच्छा। आप होशियार हो जाएं। मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने पकड़ लिए बोलो। तो मैं एज ए बीबीसी रिपोर्टर, दुनिया के सारे सट्टेबाज मुझे जानते थे, अच्छा। और मैं उनको जानता था। वो क्यों? वो मेरी आवाज़ सुनी बम्बई में, उन्होंने कहा अरे कमर भाई को पूछो यार कि ये फलां खिलाड़ी कल खेलेगा नहीं खेलेगा, इस तरह की बातें हैं, फलां खिलाड़ी से मुझे मिलवा दें। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा और पैसे ले लें। मैं उनसे कहता था भाई मैं बीबीसी का रिपोर्टर हूँ, मैं कभी बदनामी नाम नहीं ले सकता, तो सही मैं आपको किसी खिलाड़ी से नहीं मिलवा सकता। मैं सही। तो मैं भी तो बड़े पैसे कमा सकता था सट्टेबाजों से, अगर मैं अपने मुल्क का ख्याल नहीं करता तो, और ठीक अपने इदारों का। ठीक। तो देखिए, ये एज ए सहाफ़ी, अब पाकिस्तान के लड़के ड्रग स्कैंडल में पकड़ लिए गए ग्रेनेडा आइलैंड में। मैंने स्टोरी ब्रेक की बीबीसी पे। सही। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, ये उनको ये पता नहीं था कि हर आइलैंड एक कंट्री है वेस्ट इंडीज़ का। ठीक। उसका अलग प्राइम मिनिस्टर है, उसका अलग पार्लियामेंट है, उसका अलग लॉज हैं। ठीक है ना? ये आप जमैका में बैठ कर ना, आप जो मर्जी आए कर लें, आप ड्रग का भी इस्तेमाल कर लें, वो शराब भी पी लें, कर लें, अलाउ है। ठीक। दूसरे आइलैंड में उनका लॉ अलग है, उनकी गवर्नमेंट अलग है, वहाँ सब चीज़ें अलाउ नहीं। ये लोग, मैंने स्टोरी ब्रेक की और मैंने इनको बचाने की भी कोशिश की बहुत बुरी तरह। उस पर मैंने किताब लिखी हुई है। अच्छा। शो डाउन उसका नाम है। ठीक। ठीक है ना? तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा काम सिर्फ सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग नहीं था। मेरा एक काम ये था कि अपने मुल्क के लोगों की इज़्ज़त को कायम रखना। सही। अब देखें ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। जी जी प्लीज। कि मैं इंडिया की टीम के साथ टूर कर रहा हूँ न्यूजीलैंड, और मैं कमेंटेटर हूँ टीवी न्यूजीलैंड का। अजहरुद्दीन कैप्टन है। अब मैं नेपियर के टेस्ट में कमेंट्री कर रहा हूँ। मैंने देखा कि एक मेरी कलर का आदमी, ब्राउन इंडियन पाकिस्तानी, वो बार बार कमेंट्री बॉक्स के आके टहल रहा है लंच के वक्त। तो मैंने दिल में सोचा कि ये शायद मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान टीम के साथ आया था, तो मुझे मिलना चाह रहा है। तो मैं जब लंच के वक्त बाहर निकला तो वो भागा हुआ आया। वो हिंदी उर्दू नहीं बोल सकता था, इंडियन था वो। ठीक। वो तमिल था, मद्रास अच्छा। का। तो उसने मुझसे अंग्रेजी में कहा कि मैं सर्जन हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कमर साहब। आप, वो अंग्रेजी में मुझसे बात कर रहा था कि मुझे आप हेल्प कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? उसने कहा कि मैंने इंडिया की टीम को बुलाया हुआ है खाने पे, घर पे, तो मेरी बीवी बच्चे, वो टीम आ रही है, फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, वो कहने लगा डॉक्टर, कि इंडिया का जो कप्तान है मुसलमान है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा, वो कहता है मैं हलाल गोश्त खाता हूँ। तो कमर साहब, ये हलाल गोश्त तो कैसे मिलेगा? और मैं अभी प्रेस बॉक्स में गया तो इंडियन जर्नलिस्टों का एक ही मुसलमान है यहाँ पर जो कमेंट्री कर रहा है, पाकिस्तान का है वो, तो उससे बात करो। तो मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? बोले साहब 2 मुर्गे ख़रीद के लाए होंगे और मेरे गाड़ी के बूट में रखे हुए हैं ग्राउंड के बाहर मेरे पेशेंट के। तो आप उसको जिस तरह मुसलमान करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप करके उसको प्लीज़, ताकि इंडिया के कप्तान मेरे घर में आए और ग्रुप फ़ोटो में वो भी शामिल हो। मुझे उस पर बड़ा रहम आया। आपको पता है मैं विलायत में चूँकि रहने वाला आदमी हूँ, तो मैंने वहाँ पर, ये सब इलीगल काम है। सही। आप ये सब काम नहीं कर सकते बगैर लाइसेंस के, जानवर को नहीं मार सकते आप। सही। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है इन सब चीज़ों का। तो उसने कहा मैं पुलिस का सर्जन हूँ, मैं आपका लाइसेंस दे दूँ, आप बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए। मैं इस पर रहम आया। उस पर मैं गया बाहर और लंच टाइम पे जाके, वो 2 बड़े बड़े मुर्गे थे उस कार्डबोर्ड बॉक्स में, उसके गाड़ी के बूट में, और मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके और ज़बह किया। और वो उसके चेहरा देखने काबिल था। वो भागा ग्राउंड के अंदर मेरे साथ, और उसने इंडिया की टीम फील्डिंग करने जा रही है और कप्तान आ गया अजहरुद्दीन। उसने आवाज़ लगाई, अजहर साहब सर वो हलाल गोश्त का इंतज़ाम हो गया है। उसने कहा वो कहाँ से? बोला ये इन्होंने कर दिया है कमर भाई ने। तो अजहर ने कहा कमर भाई ये सही कह रहा है? कप्तान जा रहा है फील्ड में और मुझसे कह रहा है कमर भाई ये सही कह रहा है, और मैं चल रहा हूँ कमेंट्री बॉक्स में। तो मैंने कहा खामोश रहो, मैंने काम कर दिया है। तो वो दूसरे दिन क्या हुआ कि तेंदुलकर बच्चा था 16 साल का। अच्छा। और उसने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मिस कर दी। उसने 51 टेस्ट सेंचुरी बनाई अपने करियर में, पहली टेस्ट सेंचुरी 88 पे आउट हो गया वो।
अच्छा। और वो जब आ रहा था तो कैमरा उसको दिखा रहा था, तो आंखों से उसके आंसू। और फिर बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई तो उसको इंटरव्यू के लिए ग्राउंड में लेके आ गया, छतरी लेकर, एंकर टेलीविज़न का, और इंडिया के कप्तान अजहरुद्दीन को भी। उससे दो बातें की तेंदुलकर से, और फिर अजहरुद्दीन से कहा कि आप इस छोटे से शहर में आप लोग शाम को क्या करते हैं? तो उसने कहा कि हम कहीं नहीं जाते, हम तो होटल में रहते हैं, लेकिन कल रात को हमने बहुत मज़े किए। उसका कैसे मज़े किए? मैं यहाँ पर हलाल गोश्त नहीं मिलता तो मैं हलाल गोश्त खाया मैंने। तो उसने, एंकर ने कहा व्हाट इज़ हलाल गोश्त? तो उसने कहा कि ये हम मुसलमान और यहूदी लोग इस तरह के गोश्त खाते हैं। तो उसने कहा किस, अभी लाइव जा रहा है टेलीविज़न दुनिया में। ओके। तो उसने कहा किसने किया? बोला आपके कमेंटेटर ने। अब ये जो पूरी दुनिया में फैल गई बात, तो अब मैं जब कमेंट्री बॉक्स में लंच के बाद वापस आया तो मुझे ग्लेन टर्नर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड, और जितने भी वहाँ पे थे पुराने, उन्होंने कहा अभी पुलिस तुमको पकड़ लेगी कि तुमने गलत काम किया है। मैंने कहा नहीं, वो सर्जन था, वो कह रहा था मैं पुलिस का सर्जन हूँ और मैं लाइसेंस। तो टी टाइम पर 2 पुलिस वाले आ गए कमेंट्री बॉक्स के बाहर, और मुझे ग्लेन टर्नर ने कहा कि दे आर फॉर यू। मैं आराम से बैठा हुआ था। वो टी टाइम हुआ, मैं बाहर निकला तो दोनों पुलिस वाले उठे, मेरे पास आए, एक्सक्यूज मी सर, वी हैव कम टू सी यू। मैंने कहा फॉर व्हाट? मैंने कहा यू डिड समथिंग रॉन्ग, इलीगल। मैंने कहा यू टॉकिंग अबाउट द चिकन? वो बोला यस सर। तो मैंने कहा द गाय इज़ अ पुलिस सर्जन, ही टोल्ड मी दैट इज गॉट माई लाइसेंस। तो दोनों ने, पुलिस वाले ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराए और मेरी तरफ मुड़ के कहा सर प्लीज़ डोंट डू इट अगेन। तो कभी कभी सहाफ़ी को लोगों को खुश करने के लिए भी करना पड़ता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी किताब में भी है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कितनी किताब लिखी हैं? कितनी किताबें लिखी हैं आपने? मैंने तो 12 किताबें लिखी। 12 किताबें लिखी हैं। और ये अभी मेरी लेटेस्ट बुक ज़हीर अब्बास पे है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। बहुत जल्द आएगी। और ये सारी किताबें अगर कोई पढ़ना चाहे या लेना चाहे पाकिस्तान में कहाँ से ले वो सकता है? पाकिस्तान में इन सब चीज़ों की कदर नहीं है। अच्छा। तो अब जाएंगे एमसीसी की लाइब्रेरी में, लॉर्ड्स में मिल जाएगी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ब्रिटिश म्यूजियम में मिल जाएगी मेरी किताबें। पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी? पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। पाकिस्तान में अब जो मेरी सवाने उम्र छपी है जी, फार मोर देन अ गेम, वो ये जो पब्लिशर जिसने यहाँ छापी है पैरामाउंट, उनके दुकान पे और ये ऑनलाइन भी नहीं मिल सकती? ऑनलाइन नहीं, सवाल ही नहीं होता। ऑनलाइन और इंग्लैंड में किसी दूसरे पब्लिशर ने छापी है और उसको अमेजन बेच रहा है। अच्छा, वो क्वेश्चन, हम चीज़ें, हमारी जाहिर सी बात है आपके पास इतनी चीज़ें हैं बताने को और आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी। मेरा क्वेश्चन था कि पिछले 20 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट को हम अगर देखें और आप उसमें कैप्टन को आइडेंटिफाई कर सकें, कोई एक कैप्टन या 2 कैप्टन जो आपको लगा हो कि स्किलफुल वाइज यार ये बहुत अच्छा है। अब जस्ट लाइक हमने यूनुस खान को देखा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट में इतने सारे रन किए, फिर मिसबा को हमने देखा जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट टीम को नंबर 1 रैंक पे लाया एक टाइम पे वो। फिर उसके बाद हमने सरफराज अहमद को देखा, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा रहा। और फिर उसके साथ साथ फिर बाबर आजम आए, और फिर इसके साथ साथ अब जो हैं वो शान मसूद हैं। तो कैसा पिछले अगर 20 साल को अगर हम रीड करें तो आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो मिसबाहुल हक का बहुत बड़ा रोल है एज ए कैप्टन, कि जब उनको कप्तानी दी गई तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम की हालत बहुत गैर थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दे वर नॉट डूइंग वेल। तो और पाकिस्तान में क्रिकेट इसलिए भी नहीं हो रही थी कि यहाँ पर श्रीलंका पे जी दहशतगर्दी जो हुई, उसके वजह से पाकिस्तान का होम ग्राउंड यूएई बन गया। तो मैं वहाँ जाता था तमाम टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी कवरेज करने के लिए। तो ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान के तमाशाई और अपना फैंस जो हैं अपने ही क्रिकेटर्स को आंखों के सामने न देख सकें, तो उन हालात में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की रहनुमाई और गाइडेंस और कप्तानी बहुत ज़बरदस्त मिसबाहुल हक ने की। और हेड्स ऑफ टू हिम के मैं नाम लेता हूँ कारदार और मुश्ताक मोहम्मद का, लेकिन ये इस सिचुएशन के अंदर मिसबाहुल हक का बहुत बड़ा रोल था एज ए गुड कैप्टन। और फिर सरफराज अहमद की आपने बात की, वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। लेकिन फिर मैंने आपसे वही बात की कि ये जो लाइक्स और डिसलाइक और टीम की सियासत में उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सरफराज अहमद का, और फिर वापस लेकर आए हैं उसको। एक दफ़े वापस लेकर आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उसने सबको शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। याद है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। 450 मार दिए उसने। जी, ठीक है ना? तो ये तसलसल, कंसिस्टेंसी
और फेयर माइंडेडनेस किसी अदारे में ना हो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि अनइलेक्टेड लोग होते हैं और टोटली डिपेंड करता है लोगों की विम्स पे कि किसको चेयरमैन बना दिया, किसको कप्तान बना दिया, किसको सेलेक्टर बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर कामयाबी का जो स्कोप होता है, सक्सेस रेट जो होता है वो किसी भी क्रिकेट टीम का, फॉर दैट मैटर किसी इदारे का भी, तो वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर फेयर माइंडेड लोग होते हैं, फेयर माइंडेड कैप्टन होता है, फेयर माइंडेड सो कॉल्ड सेलेक्टर्स, पाकिस्तान में तो सो कॉल्ड सेलेक्टर्स होते हैं, और जो चेयरमैन वगैरह यहाँ पर तो ऐसे होते हैं कि उनको लेग बाई का भी नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। क्या था, थोड़ा सा एक्सप्लेन। यहाँ पर जब 87 में शकूर राना और इंग्लैंड के कैप्टन माइक गैटिंग की लड़ाई हुई फैसलाबाद के टेस्ट में, तो मैं था वहाँ पे, जाहिर है, तो काफ़ी गड़बड़ हो गई, एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन गया वो। तो उसकी रिपोर्ट जानी थी आईसीसी में, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो ईसीबी है, वो पहले टीसीसीबी थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, उनको रिपोर्ट जानी थी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने 2 आदमियों को, मोतबर आदमियों को बैठा के एक रिपोर्ट लिखवाई भेजने के लिए कि क्या हुआ यहाँ पे असल। सही। तो पाकिस्तान के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, हसीब हसन टेस्ट क्रिकेटर मेरे साथ खेले हुए थे, उन्होंने कहा कमर तुम इससे पहले कि लंदन जाओ, तुमको मैं लेके जाना चाहता हूँ लाहौर, और तुमने चूँकि सारी सीरीज़ कवर की है रॉयटर्स और अंग्रेज़ी अखबारों के लिए और बीबीसी के लिए, तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताओ कि कहाँ कहाँ खामियाँ हैं इस रिपोर्ट में, कहीं हम लोग फंस न जाए, सही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। तो मैं अप्लाई करके गया हसीब हसन के साथ, और मुझे चेयरमैन के दफ्तर में ले जाया गया, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि वो थे इंजीनियरिंग कोर के, डिफेंस मिनिस्ट्री के थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं जब दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझसे एक सवाल ऐसा कर दिया कि उसमें वो खुद फंस गए चेयरमैन साहब। उन्होंने कहा कमर साहब, ये मैं पिछले पौने तीन साल से चेयरमैन रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड का, सारे दुनिया के जर्नलिस्ट जो यहाँ आते हैं मुझसे मिलते हैं, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझसे मिलते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि आप मेरे पास आए हों या मुझसे मिले हों, तो ज़रा मुझे कुछ बताएंगे इस सिलसिले में। मैंने कहा साहब बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको बताता हूँ। आपको जब अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आपने ये इंटरव्यू दिया, ये अपनी किताब में मैंने लिखा हुआ है, आपने ये इंटरव्यू दिया कि मुझे क्रिकेट की ABC नहीं आती, मैं एक लफ्ज़ भी क्रिकेट नहीं जानता, और अब मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का बन गया हूं, तो मैं क्रिकेट सीखने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपका वक्त ख़राब करने के नहीं चाहता। इतना समूह हो गया चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड। मैंने कहा आपका वक्त मैं ख़राब करना नहीं चाहता। तो फिर उसके बाद वो जो रिपोर्ट पढ़ी, उसको मैंने रेड पेन से नीला पीला कर दिया और लाल, और दोबारा छापी की रिपोर्ट टाइप करवाई की, फिर भेजी। अच्छा, वो था क्या असल में वो इंसिडेंट? वो जो इंसिडेंट ये था कि वो फैसलाबाद के टेस्ट में एक दिन लॉस भी हो गया। शकूर राना अंपायर थे, इंग्लैंड कैप्टन माइक गैटिंग था। कानून ये होता है कि जब बैट्समैन फेस कर रहा होता है बॉलर को, सही, तो कप्तान फील्डर को चेंज नहीं कर सकता पीछे उसके। अच्छा, फील्ड प्लेसिंग जो उसने की हुई है, बॉलर भाग रहा है मेरी तरफ, मैं बैट्समैन हूँ। अच्छा। सलीम मलिक बैट्समैन था, कप्तान ने मेरे ख्याल में किसी फील्डर को चेंज किया वहाँ पे उसके पीछे, सलीम मलिक के, तो अंपायर ने नो बॉल दे दी। जब नो बॉल दे दी तो झगड़ा हो गया। ओके। इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग कर लगा, नहीं मैंने तो उसको मूव नहीं किया। वो कहता नहीं तुमने मूव किया, मैं देख रहा हूँ, मैं अंपायर हूँ। ओके। तो अब वो वहाँ पर, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक दिन का गेम लॉस्ट हो टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मियाँदाद कैप्टन था, तो मैंने इंग्लैंड का कैप्टन कहने लगा कि इसने मुझे गाली दी है अंपायर ने, पाकिस्तान के शकूर राना ने। और शकूर राना का लगा कि इंग्लैंड के कैप्टन ने मुझे गाली दी है, और एक दिन का गेम नहीं हो सका। तो मैंने शकूर राना अंपायर से पूछा, मैंने कहा शकूर साहब, चूँकि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मैंने कहा शकूर साहब ये इंग्लैंड का कैप्टन कह रहा है आपने गालियाँ दी हैं उसको। तो कहने लगे कमर साहब, आपको पता है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरी नॉलेज अंग्रेज़ी की बड़ी ख़राब है। तो वो जो मुझे कह रहा था मैं उसको रिपीट कर रहा था। जो कह रहा था कि यू सो एंड सो, मैं उसको यू सो एंड सो, यू फूल, मैं कहता हूँ यू फूल। तो मैं उसको गाली थोड़ी दे रहा था सर।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जाहिर सी बात है, इतनी सारी टेस्ट सीरीज अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है, मतलब कि कल से स्टार्ट है। और फिर हमने देखा है कि लास्ट कुछ क्या मतलब कि जितने भी साल गुजरे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमने बहुत ही बुरी तरीके से हम फ्लॉप हुए हैं, जी हाँ। कोलैप्स हुए हैं। एक तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या है फ्लॉप होने का, और पहले पहले हम रीज़न पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रीज़न बहुत सिंपल है। जो हमारे पास बेस्ट टीम हुआ करती थी और बड़े बड़े क्रिकेटर्स नामवर टाइप के, जिसका भी आप नाम ले दें, माजिद खान से लेकर और मियां दाद और जहीर अब्बास और सरफराज नवाज जी, मैंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतते तो देखा है। टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीते हैं 1964 से अब तक। ओह, और पिछले 11-12 टूर पे भी जीते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो तो वाइट वॉश तो, हुआ है। तो बात, हाँ जी हाँ, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया हाँ, के खिलाफ जीतते रहे हैं बिल्कुल टेस्ट ऐसा सीरीज है। वगैरह। लेकिन जो जितनी भी सीरीज मैंने ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कुछ 10-12 ऑस्ट्रेलिया के टूर किए हैं, तो पाकिस्तान को मैंने सीरीज जीतते हुए इसलिए नहीं देखा कि वहाँ की थोड़ी सी क्रिकेट मुख्तलिफ है। जिस तरह इंग्लैंड की क्रिकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वहाँ बॉल स्विंग होती है, सीम होती है, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन जो है वो बहुत हार्ड है, इसलिए वहाँ पर जूते भी डिफरेंट टाइप के क्रिकेटर्स पहनते हैं। अच्छा, स्क्रू जो लगा होता है जी बूट जी, के नीचे ना, वो छोटे होते हैं इंग्लैंड में या पाकिस्तान में। वहाँ पर लंबे नेल्स लगाए जाते हैं ताकि आप ओके, ग्रिप कर सकें, ग्रिप आप कर सकें, स्लिप करके सही हाथ पैर न तोड़ लें। सही। ये लोगों को पता नहीं होता, मैं आप बता रहा हूँ एज ए क्रिकेटर, अच्छा, ठीक है ना। फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो, वहाँ पे अंपायरिंग बड़ी ख़राब होती थी हमेशा। हमेशा होती है, अभी भी दो, होती है? अब नहीं, अब तो सब अब तो न्यूट्रल अंपायर आ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो जब मैं जाता था वहाँ पर तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता था। दो मुल्कों में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में, वो अपने मुल्क की तरफ से अंपायरिंग कर रहे होते थे। अच्छा, तो मैं पाकिस्तानी और भारत के अंपायरों को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो इतनी ज़माने से क्रिकेट खेल रहे हों ऑस्ट्रेलिया के लोग और ये वेस्ट इंडीज़ के लोग, तो वहाँ पर अगर आप ख़राब डिसीजन देने लगे, नो वंडर कि अब न्यूट्रल अंपायर है। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ अब क्योंकि रिसेंटली हमारा टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, शान मसूद हमारे कैप्टन हैं। पहले एक छोटा सा कमेंट आपका शान मसूद पे एज अ कैप्टन, अब जितना आपने उसका उनका गेम देखा है। देखिए, शान मसूद को 2 साल पहले कप्तान बना देना चाहिए था। ओके, वाई? बहुत बड़ी गलती की। एक इतने बड़े बैट्समैन को, पाकिस्तान के बाबर आजम को 3 फॉर्मेट का कप्तान बना देना। एक तो अकेला वो बैट्समैन पूरी टीम में, दूसरों की कोई ठिकाना नहीं कि कल स्कोर करेगा नहीं करेगा, परफेक्ट, ज़्यादातर बैट्समैनों का हमारे। जी ऐसे ही है। तो उसके कंधे पे रख के सारे बैट्समैन चल रहे थे। उसको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां दे देना कि आप T20 के भी कैप्टन हैं, ODI के भी कैप्टन हैं, टेस्ट के भी कैप्टन हैं। मेरी नज़र में कप्तान ऐसे शख्स को होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, उसमें थोड़ी भी सूझबूझ हो, पब्लिक रिलेशनिंग की। पाकिस्तान का कप्तान या दुनिया का कोई कैप्टन जो होता है, वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है बिल्कुल ऐसा ही है। कि वो किंग से भी मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहा है, क्वीन से भी मिल रहा है, यस, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल रहा है, तो उसको बात करने का सलीका भी आना चाहिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। अब हमारे कप्तान ऐसे गुजरे हैं कि बंदा टीवी एंकर इंटरव्यू कर रहा है या कोई बंदा या कोई डिप्लोमेट बात कर रहा है, तो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल के जवाब ही नहीं दे सकते, भाग खड़े हुए शर्म से। सिर्फ ये लोग, मौजूदा कप्तान जो अभी गुजरे हैं 2-4 यहाँ पे, जी ऐसे ही है। तो उनसे कोई सवाल करे, भाई व्हाई योर टीम परफॉर्मेंस इज सो पुअर, ओ वी आर वर्किंग हार्ड, उसका आगे खत्म। तो कम से कम शान मसूद यूनिवर्सिटी एजुकेटेड आदमी है और ही कैन कम्युनिकेट विद पीपल लाइक एन एम्बेसडर कैन, ठीक, ठीक है ना। ठीक। और बात यह कि वो स्कोर करे ना करे, अभी देखिए डबल सेंचुरी उसने मार दी जी ऐसे पहले ही मैच में। ऐसा है। तो वो अभी वो डार्बीशायर यॉर्कशायर का कैप्टन रहा है काउंटी क्रिकेट में। वो डार्बीशायर से 5-6 सेंचुरी मार, उसको तो 2 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था अच्छा, क्रिकेट बोर्ड को, इसको कप्तान बना दो। ही इज गॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक रिलेशन स्किल्स। कप्तान सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बॉलिंग दे दी करने को, बॉल करें, आप उनको दे दी बैटिंग, आप बैटिंग करें। आपको दुनिया से टकराव लेना पड़ता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अच्छा, आपके इसी पॉइंट से फिर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो थोड़ा सा एक इस पे अपोजिट आते हैं और क्रिटिक करते हैं। कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि कैप्टन की जो है वो इंग्लिश अच्छी हो,
वो उर्दू में भी बात कर सकता है, उसके साथ बिल्कुल ट्रांसलेटर सही रख है, सकते आई डोंट माइंड, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बोलना तो आए, कम से कम उर्दू ही बोलना आ जाए यार, हैं। पंजाबी बोलना आ जाए। अच्छा वो एक सेंटेंस के अलावा बात ही नहीं कर सकते लोग, अच्छा, आप कह रहे हैं भले कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज किसी में भी हो। लैंग्वेज में हो। सही वो साफ साफ कहते हैं मैं अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मैं उर्दू में जवाब दूंगा। सही। जिस तरह फ्रेंच लोग हैं, जर्मन लोग हैं, वो अपनी, चाइनीज लोग हैं, अपनी जबान बोलते हैं, प्राउड फील करते हैं, अपनी जबान बोलते हैं। तो अंग्रेजी मेरी मादरी जबान तो नहीं है, सही, इट इज अडॉप्टेड लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ या अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहा हूँ, सही। तो मुझे किसी किस्म की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप कम्युनिकेट तो कर सकें। सही। आप एक जुमला कह के आई एम वर्किंग हार्ड, टीम वर्किंग हार्ड, खत्म। अच्छा अच्छा, ये जो टीम पाकिस्तान गई है, आप उर्दू में बोले। जी जी, ऐसा ही है हाँ। बिल्कुल। और ये जो टीम पाकिस्तान गई है टेस्ट मैच खेलने, 3 टेस्ट मैचेस, तो क्या उम्मीदें हैं आपका? क्या देखिए, एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सपोर्टर्स और जो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो सबकी ख्वाहिश होगी कि कम से कम पाकिस्तान परफॉर्मेंस, हारना जीतना तो हो, जी बिल्कुल ऐसा ही। दो टीमें खेलेंगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, परफॉर्मेंस अच्छी करे, फाइट करे। ये नहीं कि 2 दिन में टेस्ट खत्म हो गया और 3 दिन में टेस्ट खत्म हो गया। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सही। अगर जीतते हैं तो बहुत बड़ा बोनस है। हम सब पाकिस्तानियों की यह ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और जीते भी। हो सकता है जीत जाए, यू नेवर नो। क्रिकेट लोग कहते हैं बाई चांस, अब बाई चांस नहीं रही है, अब बाई हार्ड वर्क है, अच्छा अब बाई स्किल है। दुनिया की हर चीज मुहैया है, कैमरे में आप अपने को 10 दफे देखकर ये मालूम कर लें कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पहले है। ये सब नहीं था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो तो कोई शक नहीं। फिर आपको कोच की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल कि आपने कैमरा खोला और रील चला दी और देख रहे हैं कि यार कैसे मैं आउट हो गया, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की थी मैंने, इसको तो खेलने नहीं चाहता। अब खुद अपने कोच बन जाए। सही, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, एक, क्योंकि आपने तकरीबन ही दुनिया के सारे मीडिया के साथ काम किया है जो जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, जब जब हम कोई बड़ा इवेंट देखते हैं, अभी अभी लास्ट में हमने 2023 का वर्ल्ड कप देखा इंडिया में जो हो रहा था, फिर उस पे जो एक टेलीग्राफ ने स्टोरी शाया की पिच के हवाले से। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने और गार्डियन ने और टेलीग्राफ ने। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग चाहे वो हमारे हों या इंडियन हों, वो कहते हैं कि जी इंग्लिश मीडिया हमेशा से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। आपका क्या व्यू है इस पे? ये बिल्कुल गलत नोशन है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। कंट्रोवर्सीज और तनाज़ा वो लोग क्रिएट करते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर। रिपोर्टर का काम है, तो आप कोई गलत काम करेंगे वो तो लिख देगा अखबार में सही। कि यहाँ पर ये गलती कर रहे थे, सही। यहाँ पर ये बॉलिंग चेंज नहीं करनी चाहिए थी, ये शॉट गलत खेल दिया। सही। ठीक है ना। बात दरअसल ये है कि तनकीद कोई पसंद नहीं करता। ये तो आप सही कह रहे तारीफ, आप लोटा बन जाए, हैं। चमचे बन जाए, तो सब खुश रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। वो तारीफ करते रहे। अगर आपने तनकीद ज़रा भी की किसी की, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं रहेगा। वो बहुत कम लोग तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया के बहुत कम ऐसे ज़र्फ़ वाले इंसान होते हैं जो तनकीद बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई भी मीडिया हो, अगर वो मीडिया तनकीद। का काम है एनालाइज करना। अगर मेरे जैसा बंदा अगर गेम को प्रॉपरली फेयरली अगर नहीं लिखेगा, नहीं बोलेगा, तो लोग कहेंगे ये कमर भाई क्या, ये बीबीसी की रिपोर्टर, ये क्या है। अच्छा, आप चूंकि इतने साल से लिख भी रहे हैं और फिर कमेंट्री भी कर रहे हैं, कभी जिंदगी के हिस्से में कोई ऐसा टाइम आया हो, कोई प्लेयर या कोई कोच या कोई क्रिकेटर जिसने बोला हो यार कमर भाई ये आपने गलत लिख दिया है, ऐसा नहीं लिखते? किसी की ज़िंदगी में एक हिम्मत नहीं हुई, ना मैं इस तरह का रिपोर्टर था कि मैं लोगों की पगड़ियाँ उछालूं। अच्छा। मैं कभी, ये लोग यहाँ पर समझते हैं कि लोगों को तनकीद का निशाना बनाकर अपना नाम बना लेंगे, गलत है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ठीक। ठीक है ना। कोई इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए उसके अंदर। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मुकाम पे पहुँचा दिया है, जो मुझे पहुँचा दिया था कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो सही है, तो अगर मैं लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दूँ तो मेरी इज्जत कौन करेगा। आप दुनिया में कहीं क्रिकेटिंग कंट्री में जाएं, मेरा नाम लें, आप देखें इज्जत, वो इसलिए इज्जत करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो
अब हम सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं नीचे बिल्कुल, स्कूल क्रिकेट की बात कर लें, यूनिवर्सिटी क्रिकेट की बात कर लें, कॉलेज क्रिकेट की बात कर लें, तो आप इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज ईयर्स आपको क्या लगा किस टाइम पे हमारा ये स्ट्रक्चर ग्रास रूट का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा था या अभी अच्छा है? बस मैं बताऊँ क्या, देखिए ग्रास रूट में तो 50s 60s 70s तक तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा था? जी हाँ, जैसे कि स्कूल क्रिकेट थी, रूबी शील्ड थी यहाँ पे। रूबी जो था, CS रूबी, वो कराची का कमिश्नर था, अंग्रेज, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ। उसके नाम पर यहाँ पर 50s में ये हनीफ मोहम्मद वगैरह सब उसी स्कूल क्रिकेट के निकले हुए लोग थे, सिंध मदरसा के और सेंट पैट्रिक्स स्कूल के और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के और स्कूल कॉलेजों के। ये जब तक कि आपका ग्रास रूट सही नहीं होगा, वो स्कूल क्रिकेट ख़त्म कर दी। मेरे ज़माने में स्कूल क्रिकेट के अलावा इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। वो सबका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड आ करके गए और अपनी अपनी मनमानी करके सबका बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, कोई तसलसल नहीं है। जैसे काउंटी क्रिकेट है, काउंटी क्रिकेट में 18 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, 18 टीमें। ठीक, उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो चुनते हैं, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन बनता है। वैसे नहीं कि उठा के गवर्नमेंट आज टॉपल हो गई तो दूसरा आदमी मैं बन गया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का। अच्छा, इस तरह नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पर अच्छा। तसलसल कायम है। जब तक के तसलसल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कायम नहीं होगा तो आपकी टीम भी उसी को रिफ्लेक्ट करेगी, उस बैड सिस्टम को। ठीक ठीक ठीक। और उसके साथ साथ फिर जब आपसे हमने स्कूल क्रिकेट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट की बात की, फिर उसके साथ साथ अगर हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर आ जाएं, जैसे कि कायदुल ट्रॉफी हमारी कब से चल रही है, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर तो चमचागिरी ये होती रही कि जो शख्स पावर में आया उसका नाम पे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू। अयूब खां के नाम पे टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू। भुट्टो साहब के नाम पे, पीरजादा साहब के नाम पे टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो जिस मुल्क में इस तरह की हरकतें होगी तो डोमेस्टिक क्रिकेट क्या बनाएंगे आप? अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीजें हमारी अंदर ही, नेशन के अंदर ही बड़ी क्या कहते हैं, पॉप अप होती हैं, और फिर उसको देख के एक तो एज अ ब्रॉड व्यू पे हमें थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन फिर हम वो चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही होती हैं। जस्ट लाइक हम अगर हम कंपेयर करें पंजाब और कराची की क्रिकेट को और सिंध की क्रिकेट को, कराची और लाहौर, तो लोगों को, कई लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारी टीम जो है ये पाकिस्तान की टीम, ये पंजाब की देखिए, टीम है। ये उन लोगों की इसमें दो राय है कि मेरे ज़माने में क्रिकेट पाकिस्तान से सिर्फ वो खेलता था जो कराची का प्लेयर हो या लाहौर का हो, अच्छा, और बेइंतहा तअस्सुब था, डिस्क्रिमिनेशन इन सिलेक्शन एंड कराची लाहौर के खिलाड़ियों में और हर चीज़। जब भी कोई बात हो, ये कराची का बंदा है, ये फलां है, ये लाहौर का बंदा है, इस तरह बातें हुआ करती थी। वो खुदा के फजल से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक, बहुत ठीक ठाक कम हो चुका है। और इसमें यह है कि अपॉर्चुनिटीज़, अब्दुल हफीज़ कारदार ने जब डिपार्टमेंटल टीमों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी, बैंकों को, एयरलाइन को, इनको, तो पाकिस्तान में क्रिकेट फैल गई, जिसके सख्त खिलाफ कौन थे? हमारे खान साहब। अच्छा, क्यों? इसलिए कि यहाँ ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं थे अच्छा, जनाब। लोगों को नहीं पता है सब चीज़ें ना। थोड़े से मैच खेले थे PIA के लिए, यही वजह थी इन्होंने अपने टेन्योर में डोमेस्टिक क्रिकेट बंद ये की? उन्होंने सफाया कर दिया और बेड़ा गर्क कर दिया अच्छा, इनको। डू यू थिंक आप देखें, इंजमाम, जावेद मियादाद, वसीम बारी, अब्दुल कादिर, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये कहाँ से निकले हुए थे भाई? इसी डिपार्टमेंट की टीम के एम्प्लॉय थे। सलीम मलिक, इतना बड़ा बैट्समैन, अच्छा, ये मुश्ताक अहमद, अब्दुल, जिसका भी आप नाम ले, सब ये डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट। हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, ये तो काउंटी क्रिकेट में यहाँ की सक्सेस की वजह से वहां गए थे ना, वरना इनको लेता कौन? ओके, कोई पागल है अंग्रेज के इनको काउंटी क्रिकेट खिलाएगा जब तक यहाँ परफॉर्मेंस नहीं करेगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े जहीर अब्बास जैसे और मियादाद, हनीफ मोहम्मद, इंजमाम, ये जितने
ये सब जाके बाहर की लीग में खेल रहे तो क्यों? तो इसलिए कि यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट सही थी, लोग डेवलप हो रहे थे। मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर, ये सब यहीं पैदा हुआ ना, इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से। डिपार्टमेंटल में एम्प्लॉयड थे, जी तो ऐसे ही। ये इन्होंने आती प्राइम मिनिस्टर बनते ही और कबड़ा कर दिया। अच्छा, कुछ लोग इनको फिर उस पे फेवर भी दे रहे थे, बोलते थे अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरीके से आई गेस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से इसको कंपेयर कर रहे थे, डोमेस्टिक डोंट क्रिकेट। कंपेयर ऑस्ट्रेलिया विथ और इंग्लैंड विथ एनीबडी। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6 टीमें खेलती हैं, इसलिए कि वहाँ की, जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता था तो वहाँ की पॉपुलेशन थी 13-14 मिलियन, अब है 25 मिलियन। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो वहाँ पर जो स्टेट्स हैं 5-6 वो खेलते हैं। यहाँ पर तो एक बड़ा मुल्क है, अब ये 220 मिलियन लोगों का बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क है, ये कोई छोटा सा मुल्क थोड़ी है ऐसा ही कि है। आप 6 टीमें खेलेंगी जो खान साहब कह रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही यानी इतने बड़े मुल्क में 6 टीमें खेलेंगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हाट आर यू टॉकिंग? है। ये मेरे ख्याल से फिर आप महदूद कर देंगे अपने ये क्रिकेट। समझने वाली यार, अच्छा अच्छा अच्छा। समझ से बाहर है। ठीक। और इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करते हैं तो एक वो जो सट्टेबाजी वाला कॉन्सेप्ट है Yeah. वो भी बीच में आता है, और हाँ। आप तो क्योंकि काफी टाइम से कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज जरा बताएं, ये ये इनिशिएट कहाँ से ये किया है? ये इनिशिएट उस वक्त से हुई है जब से क्रिकेट का खेल शुरू हुआ है। अच्छा, शुरू से ही है। जी हाँ, बिल्कुल शुरू से। ये अगर आप क्रिकेट की तारीख पढ़ें तो क्रिकेट के खेल की मकबूलियत 15वीं सेंचुरी से लेकर अब तक जुए की वजह से है। क्यों? किंग, क्वीन, प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड्स, लेडीज, जेंटलमैन, ये सब जुआ खेलते थे इस पे। ओह 1820 ईस्वी में, मैं आपको कहानी अभी सुना देता हूँ एक, ठीक ठीक। कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे वसीम वकार, दुनिया के 2 ग्रेट फास्ट बॉलर्स पे, ये और आकिब जावेद, इन पे इल्ज़ाम लगने लगा 92 पे इंग्लैंड के टूर पे कि ये बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं और इसीलिए इंग्लैंड के बैट्समैन खेल नहीं पा रहे। अच्छा। ठीक है, कि इनको सरफराज नवाज ने और सिखा दिया है कि बॉल किस तरह इस्तेमाल करते हैं और सिलाई किस तरह खोदते हैं, इधर से किस तरह रफ करते हैं, इधर से किस तरह चिकना रखते हैं बॉल को, कि लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स की वजह से बॉल इस तरह मूव हो, इस तरह मूव हो। ठीक है, तो स्काई टेलीविज़न उसने एक टेस्ट अंपायर को, डॉन ऑस्लियर को बुला लिया लाइव शो में, और मुझे, दुनिया देख रही थी, और डॉन ऑस्लियर टेस्ट अंपायर पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ऐसी तैसी कर रहा था। 3 बॉलें वो लेकर आया था, वो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी बातें कर रहा था, बॉल बता रहा था कि इमरान खान इस तरह बॉल टैंपरिंग करते हैं, तो सरफराज यूँ करता है, तो वसीम वकार यूँ करता है, वो सब क्या ऐसी तैसी कर रहा था पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों की। और मैं बैठा हुआ था, आराम से सुन रहा था उसको, मैं अंपायर, टेस्ट अंपायर को, इंग्लैंड के डॉन ऑस्लियर को। तो जो एंकर था, जब वो अपनी कहानी तीनों बॉलों को दिखा के दुनिया को कि यूँ पाकिस्तानी चीट करते हैं बॉलर्स, तो वो जो एंकर था उसने कहा, नाउ लेट अस टॉक टू द एक्सपर्ट। तो जब मेरे पास मुड़ा तो मैंने उसको कहा, मैं आपको उसको उर्दू में तर्जुमा बता देता हूँ, मैंने कैमरे की तरफ देख कर दुनिया को कहा कि मुझे बहुत ही फैसिनेशन मेरे लिए हुआ कि ये अंपायर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलर किस तरह चीट करते हैं और किस तरह ये बॉल नोचते हैं और किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं, किस तरह ये करते हैं। मैं आप लोगों को, अंपायर को और आपको, एंकर को, आपकी अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। कहने कहा बताइए। मैंने कहा 1820 में हैम्पशायर का कैप्टन लॉर्ड बुक्लार्क और सबसे बड़ा बैट्समैन इंग्लैंड का विलियम लैम्बर्ट 1820 में दोनों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से बैन हो गए बॉल टेम्परिंग मैच फिक्सिंग पे। तो अगर वसीम और वकार और ये इमरान बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, वो तो तुमसे सीखे हैं। तो कैरी ऑन द लेगेसी यू हैव लेफ्ट फॉर अस। खामोशी छा गई एकदम से। अच्छा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये सब ड्रामा चलता है जब आदमी, ये टीमों की ये होती है कि जब वो जीतते हैं तो आपकी बड़ी, जब जीतेंगे ना तो आपकी बड़ी तारीफें करेंगे आपकी। अच्छा। ठीक है, अगर आप हारेंगे तो फिर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, अखबारों में भी आए वैसे भी। अच्छा अच्छा। हर तरह के इल्जाम आप पे लगा देंगे। अच्छा, इसको
पाकिस्तान और इंडिया के चंद खिलाड़ी ऐसे मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि उन लोगों ने बड़ा इससे फ़ायदा उठाया है। जैसे सलमान बट पकड़ गया और उसके साथी वगैरह, आपको याद है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2010 में। उससे पहले भी लोग, हांजी क्रोनिया साउथ अफ्रीका कैप्टन बैन हो गया, अजहरुद्दीन बैन हो गया, सलीम मलिक बैन हो गए। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से ज़िंदगी में टेस्ट मैच में टॉस फील्डिंग करते देखा है ओह कि कप्तान हेड और टेल नहीं बोल रहा, माल खा गया है सट्टेबाज से ओह कि कल पाकिस्तान टॉस जीतेगा, माल लगा दो, ओह और जीत गया। मेरी आंखों के सामने मैंने क्रिकेट की बाइबल विजडन आलम मलिक में लिख दिया है, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा 2 दफ़े मेरे सामने हुआ है। इसकी वजह क्या है? अब आप सवाल करने से पहले आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहां पर गैम्बलिंग इलीगल है। अच्छा सिर्फ घोड़े की रेस लीगल है इंडिया में। पार्लियामेंट के अंदर कई दफ़ा कहा गया कि चूँकि ये खिलाड़ियों को ख़राब कर रहे हैं सट्टेबाज, हज़ारों डॉलर दे करके कि 50 से पहले आउट हो जाओ, 100 से पहले आउट हो जाओ, इतना माल ले लो, इतना माल ले लो, इसलिए कि यहाँ पर इलीगल है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह लीगल है कि ग्राउंड में लॉर्ड्स पे सट्टेबाजों का टेंट लगा हुआ है अच्छा और बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कमरा मद आज 50 नहीं करेगा, रेट ये है। ओह वो कह रहा है कि ये निगाह जो है आज 100 करेगा, रेट ये है। आपने भिड़ास निकाल ले। इंडिया पाकिस्तान में नेचर ऑफ गैम्बलिंग इज इलीगल, दैट्स वाई ये पुरानी बैकडोर सट्टेबाजी। अच्छा अच्छा ये है। और उसके साथ साथ जब जब ये चीजें आती हैं तो फिर वो एक जहन में वो 99 का वर्ल्ड कप भी आता है, तो बिल्कुल सही है। उसको आप कैसे देखते हैं, वो जो हम फाइनल वो बहुत ही मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे कराची बर्मिंघम से, तो उन्होंने भी कंफर्म किया है मेरी इस बात को और मैं भी कि पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी वेल। और मैंने भी लोगों से कहा कि पाकिस्तान को कल टॉस जीत कर वो बैटिंग नहीं करनी चाहिए लॉर्ड्स पे। बारिश हो रही है, कल भी बारिश का आसार है, मौसम ख़राब होगा, विकेट जो है वो उसका मॉइस्चर निकल रहा होगा, अगर धूप निकल गई तो हीट की वजह से मॉइस्चर ऊपर आ रहा होगा, विकेट मिसबिहेव करेगी, पाकिस्तान को बैटिंग नहीं करनी चाहिए। टॉस जीत कर पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली एंड बेड़ा गर्क हो गया, वक्त से पहले मैच ख़त्म हो गया। मतलब कि तो अब जो कुछ भी हो, लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी तरह लोग तरह तरह के इल्ज़ाम क्वार्टर फाइनल पे लगाते हैं बेंगलोर के, अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है जी, ना। जी, जी। तो अब आप मैं सब चीज़ों का आदी हूँ, मैं सुनता रहता हूँ और मैं हंसता रहता हूँ, तो चूँकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो अगर क्लू देना चाहें, लोगों की ज्यादातर बातों में सदाकत है या लोग ऐसे ही अफवाहें उड़ा रहे हैं? ज़्यादातर अफवाहें उड़ती हैं, ज्यादातर अफवाहें हाँ, उड़ती हैं, लेकिन हकीकत भी बहुत है। हकीकत भी बहुत है। जी हाँ, ठीक है, ठीक मैं है, ठीक इसको है। डिस्कार्ड नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, क्योंकि अब जैसे जाहिर मैंने सी आपको बताया ना कि मैंने ऐसे टेस्ट मैच भी देखे हैं जहाँ कप्तान जो है हेड और टेल नहीं कह रहा है, हाँ, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हाँ। शो कर रहा है कि क्या चीज है, और सट्टेबाज को कहा हुआ है कि कल मैं टॉस जीतूंगा। हाँ, ये बिल्कुल शो कर रहा है क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है। ये मैंने लिखा हुआ है क्रिकेट के बाइबल में, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, मोस्टली पीपल ये सजेस्ट करते हैं कि अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक डायरेक्शन उस साइड भी जाती है जहाँ पे अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉलो करता है वो तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप रूल से हट के बात करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, जिस तरह सलमान बट पकड़ लिए गए। बात यह है कि यू रिमेन इनोसेंट टिल यू आर फाउंड गिल्टी। आप उस वक्त तक मासूम हैं जब तक कि आप पर ये साबित ना हो जाए कि आपने ये जुर्म किया है। लॉ ये कहता है। ठीक। आपको नहीं पता जो मैंने हशर किया था जस्टिस कयूम का, ये जस्टिस लाइव टीवी शो में जियो के ऊपर। अच्छा, आपको नहीं अंदाजा है क्या था ये, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
उनको अपॉइंट किया गया, वन मैन कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। ये मैच फिक्सिंग जब बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों पर, ठीक। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सलीम मलिक पर, वसीम वकार और जितने भी लोग जिनके नाम आ रहे थे कि जी ये क्या इन्वॉल्व है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो उन्होंने कोई लंबी इन्वेस्टिगेशन की, मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पेश की और अखबार वालों को। अब वो इतनी लंबी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? मैं एक सहाफ़ी हूँ बरतानिया का, एजुकेटेड, मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। अच्छा। और मैं एक टेलीविज़न चैनल, मुझे मैंने बताया है इंटरव्यू, मुझे बुलाया गया, एंकर ने मुझसे सवाल कर दिया, कमर साहब ज़रा ये मैच फिक्सिंग इन्वेस्टिगेशन जो जस्टिस क़य्यूम ने जो रिपोर्ट लिखी है उस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। तो मैं कह रहा था कि ये रिपोर्ट जो है झूठ का पुलंदा है और बहुत ही गलत है, इसमें बहुत सारे झूठ बोला है जस्टिस ने, और मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ किसी भी कोर्ट में। अच्छा। मुझे नहीं समझ में आती कि लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर दिया है। तो एंकर ने मुझे कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जज अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि इन खिलाड़ियों के खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं है, तो अगर नहीं कोई सबूत है तो आप इनको क्यों 3-3 लाख रुपए का रिकमेंड कर रहे हैं फाइन करने को? अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, बिल्कुल। और फिर आप क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं इनको 3-3 लाख रुपए फाइन कर दो। ठीक है, मैं ये बोल रहा था और जो प्रोड्यूसर था प्रोग्राम का, वो जाहिर है दुनिया देख रही है मैं बोल रहा हूँ जस्टिस क़य्यूम के खिलाफ। सही। उसने क्या किया प्रोड्यूसर ने कि खामोशी से जस्टिस क़य्यूम को रिंग करके लाहौर और लाइन पे ले लिया, लाइव टेलीविज़न पे। अच्छा। और जैसे दोबारा जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एंकर ने कहा कि और कमर साहब, जस्टिस क़य्यूम साहब भी लाइन पर हैं, और उसने कहा जस्टिस साहब, कमर साहब कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट गलत है कि आपने उनको फाइन किया है ये कहकर के दे आर नॉट कमिंग आउट विद द ट्रूथ, और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो सही। कमर साहब कह रहे हैं आप इनसे बात करें। तो उन्होंने कहा कमर साहब सही कह रहे हैं। जस्टिस क़य्यूम कह रहे हैं? डर गया। अच्छा। उसने कहा कमर साहब सही कह रहे हैं कि मैंने इनको मैच फिक्सिंग पे फाइन नहीं किया है, मैंने इनको लिखा है कि नॉट कमिंग आउट विद द ट्रूथ। वसीम वकार ये जितने भी थे इंजमाम। तो मैंने कहा साहब आप एक जज हैं हाई कोर्ट के, आप लिख रहे हैं कि इनको कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तो एक जज कैसे कह सकता है जब सबूत नहीं है तो आप इनको फाइन भी करें? वो भी सी बात है। और ये दे आर नॉट कमिंग आउट विद द ट्रूथ। तो आप वन मैन इन्वेस्टिगेशन आदमी हैं, वो खिलाड़ी भी आपको कह सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सही। तो आप ये आपकी किस तरह की रिपोर्ट है? मैंने कहा ये सब बातें आप छोड़ दें, आपने सख्त झूठ बोला है अपनी रिपोर्ट में, मैं साबित कर सकता हूँ दुनिया में, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आसिफ इकबाल और इंडिया का कप्तान गंदापा विश्वनाथ कलकत्ता के टेस्ट में सट्टेबाजों के हाथे बिक गए थे, और ये विश्वनाथ इंडिया के कप्तान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। आपने लिखा कि नहीं लिखा है रिपोर्ट में? सही। कि इंडिया के कप्तान विश्वनाथ ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये कंट्रोवर्सी आसिफ इकबाल के टॉस की और विश्वनाथ के। आपने लिखा है? बोला हाँ जी मैंने लिखा है। मैंने कहा अथॉरिटी आप नहीं है, अथॉरिटी मैं हूँ क्रिकेट की। जिंदगी में कभी किताब नहीं लिखी उस आदमी ने। ओह, आपने कहाँ से लिया है ये? आप मुझे बताएं जरा, नाजरीन को दुनिया देख रही है इस वक्त। तो वो कहने लगे, वो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा कोई जज किसी के कहने पे इस तरह की बातें लिखता है? ओह। उसको फौरन कैमरे से ऑफ कर दिया। दूसरे दिन मैं बैठा लैपटॉप पे और मैंने ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने लिखी, डॉन अखबार को दे दी। ठीक है? और उन्होंने हेडलाइन लगा के छाप दी, जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट इज ए फ्लॉड डॉक्यूमेंट। ओह। चैलेंज नहीं कर सके मुझे।
या एक आप बात और कर रहे हैं। आज 4 दिन पहले मैंने उसको फेसबुक पे फिर डाल दिया है। अच्छा, जस्टिस कायूम रिपोर्ट इज ए फ्लॉड डॉक्यूमेंट। एक आदमी ने किताब नहीं लिखी, आप कह रहे हो उस किताब में लिखी हुई है। अच्छा, वो जिस तरीके से मेरा वो क्वेश्चन था, मतलब कि ये चीज है क्रिकेट में एग्जिस्ट करती है, आपने कहा है सट्टेबाजी करती है, और आप जिस तरीके से जो लोग हैं उनके इशारों पे या उनके चीजों पे चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे, जहां आपने थोड़ी सी 19-20 करी तो आप एक्सपोज भी हो बात सकते ये हैं। कि जिस जिस जगह भी सिस्टम इन प्लेस नहीं होते हैं तो वहाँ पर हर तरह की इरेगुलरिटी होती है और अनसर्टेनिटी हो जाती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे बोर्ड के में किसी को नौकरी की वो हो, और चाहे कप्तान का अपॉइंटमेंट हो, टीम की सिलेक्शन हो, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी हो जाती है जहाँ पर वो एक वो नहीं होती ट्रांसपेरेंसी। और आप इस बात पे क्या कहेंगे कि हमारे जो करंट टीवी चैनल्स पे लोग बैठे हुए होते हैं और बड़े प्रोमिनेंट फेसेस हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बहुत पाकिस्तान को अचीवमेंट्स भी दिलवाई हैं, क्योंकि आपको सब चीज़ें पता हैं, मैं नहीं कहूँगा आप किसी का नाम लें, लेकिन लोग हैं ऐसे जो इस बात को फॉलो किया है जिन क्रिकेटर्स ने, और बैठे में भी। देखिए, हमारे जो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं बहुत कुछ जानते हैं, जिस तरह मैं जानता हूँ उसमें उस तरह बहुत सारे हमारे क्रिकेटर बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपसे। मतलब कि हमारे क्रिकेटर भी हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो दुनिया के इंडियन के क्रिकेटर भी इन्वॉल्व थे, इंडिया के क्रिकेटर बैन नहीं हुए, आपको याद नहीं है? जाडेजा बिल्कुल ऐसा है, बैन हुए हैं। और अजहरुद्दीन बिल्कुल और बैन भी हुए एक दो तीन। जी। तो वहाँ पर इंग्लैंड में भी क्रिस लुइस को, आपको याद नहीं है कि क्रिस लुइस को पे इल्ज़ाम लगा हुआ था, इंग्लैंड के टेस्ट जो वर्ल्ड कप में खेला था। जी। तो वेस्ट इंडियंस बैन हुए इस सिलसिले में। सुबह शाम शारजा और दुबई के क्रिकेट में लोग बैन होते हैं। ठीक। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि वर्ल्ड कप लेवल पे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरी एज उतनी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, कि 99 तो हमें चले याद है, कहीं से हमने पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है, लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया, सॉरी। तो वो एक वर्ल्ड कप तो हमें याद है, उसका फाइनल याद है, और वो तो हमारे दिमाग में शेड ही रहता है। तो ऐसा ही कोई और भी वर्ल्ड कप है एज कम्पेयर टू दिस 99? देखिए, ये आप 2007 का वर्ल्ड कप भूल गए जहाँ इंग्लैंड के कोच की डेथ हुई थी, बॉब वुलमर की? ओह, क्या आप सुपर उससे पहले ही बाहर हो गए थे जी जी जी, बिल्कुल याद है, आयरलैंड से बिल्कुल हारने के बाद? बिल्कुल आप याद क्या है, भूल गए 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का? क्या आप पहले ही बाहर हो गए? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फाइनल तक पहुंच गया था, नहीं ये नहीं, आप सारी फाइनल चीजें तक नहीं पहुंचे, आप फाइनल से बहुत पहले बाहर हो गए थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें हमने जाके, क्योंकि वो एक ऐसा था कि क्योंकि फाइनल तक तो आई गेस, फाइनल से एक दिन पहले आप किसी से पूछते तो हर कोई कह रहा था कि फेवरेट पाकिस्तान है, फेवरेट पाकिस्तान है। लेकिन उधर तो हमें ये लग रहा था कि वो तो हमने बिल्कुल ही पुअर क्रिकेट खेली, 2003 के वर्ल्ड कप में, 2007 के वर्ल्ड कप में, इवन 2011 में बड़ा देखिए, अच्छा हमने बात यह है कि किया। आप किसी भी स्पोर्ट्स में इफ यू डोंट प्ले वेल यू लूज, ओके 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 ओके, सिंपल। ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चली है, बल्कि मैं इससे पहले एक चीज़ हो, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है पीछे जो होनी चाहिए, पीसीबी की जो भी इस चीज़ को चला रहा है, उसमें आपने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही भर्ती करने हैं, वो ही इसको अच्छी तरीके से चलाता है। फिर दूसरे कहते हैं नहीं जी, जिसका जो काम है वो होना चाहिए, वहाँ पे वो बंदा होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? दुनिया में जितने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट के गुजरे हैं वो क्रिकेटर नहीं थे। मेरा जवाब ये है, दुनिया में जितने बड़े बड़े क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं वो क्रिकेटर नहीं थे। ये अलग स्किल है, मैनेजमेंट, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन। You may be a great batsman, a great bowler, you may not be a good administrator or a manager. ठीक। ये हर तरह की कहानी आप इस तरह की सुनते रहेंगे। बिल्कुल ये ऐसे। क्रिकेटर छोड़ते हैं अच्छा, कि जी क्रिकेटर्स को होना चाहिए चीफ। ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसमें स्किल है तो आ जाओ। ठीक। और अगर हम पीसीबी की बात कर लें तो ये अभी जितने टाइम से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऐसा, ये अभी से ही चल रहा है या शुरू से ही ऐसा है? शुरू से 50 हैप्पैज़र्ड, नो सिस्टम। जब गवर्नमेंट चेंज हुई, मैंने पहले भी जिक्र किया है, पीसीबी भी चेंज है। ये कोई सिस्टम है?
अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये भी आती है, इसी सिस्टम से हम 92 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, 2008 में वो T20 भी जीते हैं, फिर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, तो आई गेस इट इज़ फाइन। ये तो कमाल है इस मुल्क के टैलेंट का कि हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 भी जीते हैं, ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। क्या नहीं जीते हैं? नेहरू कप जीते हैं। Despite all the handicaps, this is the beauty of Pakistan cricket. अच्छा, लास्ट में आपसे, क्योंकि क्रिकेट को आप इतने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर करंट दौर की अगर मैं बात करूं, पिछले 10-12 साल की क्रिकेट की, ओवरऑल क्रिकेट की, जहां पे हमने बैट्समैन देखे हैं और आप भी विटनेस कर रहे होंगे, अब विराट कोहली है, जॉय रूट है, केन विलियमसन है, पाकिस्तान से बाबर आजम है, तो ये 3-4 जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, इनमें आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको लगता है ये थोड़ा टैलेंट वाइज, या ये इसका फोकस अच्छा है, ये अच्छी चीज़ें कर रहा है? मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो बहुत जिसने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो बाबर आजम है। बिल्कुल सबसे अलग थलग वो उसकी स्किल्स हैं, दैट्स वाई ही इज़ ए सक्सेसफुल बैट्समैन। दुनिया भी और भी बहुत सारे बैट्समैन आ रहे हैं, अब भी एक नया लड़का आ रहा है, शायद वो स्टार बन जाए अगर उसको चांस मिले। साइम अयूब उसका नाम है पाकिस्तान में, अच्छा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको विक्टिमाइज ना किया गया और उसको अपॉर्चुनिटी दी गई तो वो यू माइट बिकम ए स्टार। तो नाम तो बहुत सारे हैं, उसको तो आपको पूरी रात में सुनाता रहूँगा। अच्छा, और ये अभी साइम अयूब टेस्ट स्क्वाड में भी हैं ऑस्ट्रेलिया के जब साथ, टूर पे गया हुआ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो डू यू बिलीव कि इसको चांस देना अभी चाहिए? नहीं देंगे वो, अगर कोई फेलियर हुआ तो उसको चांस देंगे। अच्छा, और इसी तरीके से अगर बॉलिंग को थोड़ा सा ले रहे हैं, आजकल के पाकिस्तान की बॉलिंग तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है और नॉट वेरी इम्प्रेसिव। आई फियर कि बहुत पिटाई होगी इनकी। अच्छा, इस पे ही अगर हम ओवरऑल इंडिया की क्रिकेट को अगर थोड़ा सा समराइज कर दें आप, तो इंडिया में क्रिकेट इलेक्टेड लोग आते हैं, ये फर्क है, खत्म है, क्रिकेट में इलेक्टेड लोग आते हैं। बस ठीक है। शुक्रिया कमर साहब, बहुत बहुत आपका, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो मोस्टली मेरे पास नहीं थी। मैंने आपसे क्वेश्चन भी करे उस पर काउंटर, और यू वर अमेजिंग, और बड़ा मज़ा आया आपको थैंक यू होस्ट करके। जी, तो नाजरीन, ये थे कमर अहमद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और बिल्कुल ही आपको पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री इन्होंने बता दी कि क्रिकेट क्या है, किस तरीके से खेली जाती है, कहाँ क्या इसके फॉल्स हैं, और कहाँ क्या कब चीज़ अच्छी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट कब अच्छी हुई, कब जो है, ऑल्दो वो उसमें कुछ अच्छा हुआ नहीं है सच, लेकिन ये है कि जितना टैलेंट है उसके लिहाज से बहुत अच्छी चली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।